ये क्या हो गया? हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्लियर है वॉइस? यस सर। ओके। कौन कौन आ गया? और हमें पढ़ना है मेंडेलियन इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर। पहले मेंडेलियन वाले पढ़ेंगे, उसके बाद हम नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर पे आएंगे। मेंडेलियन डिसऑर्डर के हिसाब से क्या क्या आ सकता है उस पर चलते हैं। सबसे पहले मैंने आपको 4 अलग अलग कैटेगरी समझाई थी ना, या तो डोमिनेंट होगा या रिसेसिव होगा। कोई भी डिसऑर्डर एक्चुअली 2 कैटेगरी में आएगा, यस सर। या तो आप डोमिनेंट डिसऑर्डर लोगे या रिसेसिव लोगे। और अगर डोमिनेंट है तो यहाँ भी 2 ऑप्शन होंगे कि ये स्क्रीन प्रेजेंट कर दी आपने? हाँ, ऑटोसोमल है या एक्स लिंक्ड है। नहीं हो रही है, मुझे तो दिख रहा है। 1 मिनट अभी देख रहा हूँ। या फिर ये भी ऑटोसोमल है या एक्स लिंक्ड है। जस्ट अ मिनट, स्क्रीन तो प्रेजेंट की थी मैंने, कैप कहाँ गया? ये प्रेजेंटिंग है स्क्रीन के विंडो, और विंडो है ये शेयर। देखो, यस सर, अब हो गया। हाँ ठीक है। सो डोमिनेंट ये 4 अलग अलग कैटेगरी हैं। इसमें से जैसे हमने डिस्कस किया था कि सबसे कॉमन टाइप के जो डिसऑर्डर हैं, जो आप फर्स्ट कैटेगरी पढ़ोगे, है ना। अगर आप लोगों के पास अभी केल्विन का मॉड्यूल है तो आप देख भी सकते हो, क्योंकि थ्योरी है थोड़ी सी, तो आप उसमें से करेक्टर्स वगैरह कॉपी कर सकते हो या पढ़ सकते हो। समझा मैं दूंगा जो सॉल्व करने। ओपन कर लेते हैं। हाँ कर लो। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऑटोसोमल रिसेसिव। फर्स्ट कैटेगरी ये नेचर में सबसे कॉमन है। मतलब इस टाइप के डिसऑर्डर आपको बहुत सारे नेचर में मिल जाएंगे। नेचर में मिलने का मतलब है रिपोर्ट हुए, लोगों की नॉलेज में आए, या जो भी जेनेटिक काउंसलर्स होते हैं उनको पता चला कि ऑटोसोमल, या साइंटिस्ट को पता चला इस सेंस में। तो पहली कैटेगरी जो दी है वो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर की है। अब इसमें से कौन कौन से हैं? पहला जो आप पढ़ेंगे वो है सिकल सेल एनीमिया। इसके बारे में हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं। एक बार जो चीजें रिकैप करनी थी वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। सबसे पहले ये कि सिकल सेल एनीमिया आपने पढ़ा था कि इसका अगर कैरियर है तो वो कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया, पहली बार मैंने आपको इसको कोडोमिनेंस में पढ़ाया था, ये याद रखिएगा। फिर इसके बाद मैंने आपको सिकल सेल एनीमिया डिजीज है जो प्लियोट्रॉपी में भी पढ़ा रखा है। सिकल सेल एनीमिया लीथल का भी एग्जाम्पल है, डेथ हो जाएगी, है ना। इसके अलावा आपने लिखा था कि ये पॉइंट म्यूटेशन का भी एग्जाम्पल है। पॉइंट म्यूटेशन में भी ये ट्रांसवर्जन है। ये सब आप ऑलरेडी सिकल सेल एनीमिया के बारे में पढ़ चुके हो। अब यहाँ होता क्या है हम उस पर बात करते हैं, है ना। आपको एक बुक में डायग्राम सा बना हुआ था जहाँ पे आप एक चेन बनाओगे। लाइक है क्या, इसको फुल पेज पे ले लेते हैं। चलो यहाँ देखो कि एक नॉर्मल जीन है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन को बनाने वाली जीन है। तो जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन को बनाने वाली जीन होगी उसमें क्या होगा, जीन यानी कि डीएनए है। डीएनए है तो न्यूक्लियोटाइड से बनेगा। तो यहाँ न्यूक्लियोटाइड आएगा CTC, और इसके करस्पॉन्डिंग आएगा सी के उल्टा आता है जी, यानी साइटोसिन के सामने ग्वानिन, थाइमिन के सामने एडेनिन, साइटोसिन के सामने ग्वानिन, तो GAG आएगा। अब अगर GAG है तो आप इससे क्या करोगे, जो ये वाला होता है जो नीचे लिखा हुआ है GAG, ये होता है 3 to 5। वैसे तो बुक में मेंशन नहीं है, अगले चैप्टर में आप पढ़ोगे। इसकी पोलैरिटी क्या है, 3 प्राइम से 5 प्राइम। जो 3 to 5 वाला होता है उस पे हमेशा आप 5 to 3 mRNA बनाते हो, क्योंकि DNA और mRNA कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो जब इसका mRNA आप बनाओगे तो GAG के सामने उल्टा क्या आएगा, यहाँ पे ये G है तो ये CTC के सामने यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, G आएगा।
ए आएगा, जी आएगा, जो कोडॉन आएगा वो GAG आएगा, है ना। ये एक्चुअली 3 to 5 होगा, तब आएगा। ये 5 to 3 है, ये 3 to 5 है। 3 to 5 से 5 to 3 mRNA बनता है। ये अगर जीन है तो ये इसका mRNA हो गया। अब GAG जिस अमाइनो एसिड को कोड करता है, वो जब यहाँ प्रोटीन आएगी तो प्रोटीन में जो अमाइनो एसिड आएगा वो आएगा यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड, GLU। ये 6ठे नंबर पे है। इसके पहले आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे मिलेगा। यहाँ पे 7वां अमाइनो एसिड लिखा होगा। ये बन जाएगा यहाँ से हीमोग्लोबिन का पेप्टाइड HbA। सर ये समझ नहीं आ रहा है, एक बार और बता दीजिए। एक मिनट देखो, डीएनए से आरएनए बनता है, ये आपने पढ़ा है, अगला चैप्टर है हालांकि, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। वहां पे आप क्या पढ़ोगे, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनाते हैं। डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, तो डीएनए का स्ट्रक्चर तो उसमें भी दिया था बायोमॉलिक्यूल में। जो बायोमॉलिक्यूल में दिया है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है डीएनए में, तो उसमें वाटसन एंड क्रिक का मॉडल दिया है। वहां लिखा है डीएनए में 2 चेन होती हैं, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती हैं। एक 3 to 5 है तो दूसरा 5 to 3 होगा। तो मैंने ये 2 डीएनए की चेन बनाई है। मान लो ये जो डॉटेड लाइन है ये डीएनए की चेन है। इसमें से केवल वो लिया जो हमारे काम का है, सिकल सेल एनीमिया के हिसाब से। तो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर भी दिया है बायोमॉलिक्यूल में कि हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा चेन होती है, 2 बीटा चेन होती है और एक सेंटर में हीम यानी आयरन होता है। तो हीमोग्लोबिन का एक क्वार्टरनरी लेवल का प्रोटीन बनता है। ये याद है, हीमोग्लोबिन क्वार्टरनरी लेवल का प्रोटीन होता है। ये दोनों बातें आपने बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ रखी है, क्योंकि अभी हमने अगला चैप्टर नहीं पढ़ा, तो ये याद रखिए। अब हीमोग्लोबिन में जो अल्फा चेन होती है उसका जीन अलग होता है और जो बीटा चेन होती है उसका जीन अलग होता है। सिकल सेल एनीमिया जब होता है तो उस केस में क्या है कि हीमोग्लोबिन में एक छोटा सा चेंज करना है। छोटा सा चेंज क्या है, आपने अभी लिखा कि पॉइंट म्यूटेशन है, पिछली क्लास में भी आपको लिखाया था कि एक छोटा सा चेंज क्या करना है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड को बदलना है, एक न्यूक्लियोटाइड चेंज करेंगे। पहले हम नॉर्मल हीमोग्लोबिन इसीलिए लिख रहे हैं कि नॉर्मल केस में जो डीएनए आप बनाओगे ये डीएनए है पूरा डीएनए, क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो ऊपर वाला स्ट्रैंड है 3 to 5, उसमें जो आएगा 3 आएंगे CTC, मान लो ये साइटोसिन, थायमीन, साइटोसिन। इसका कॉम्प्लीमेंट्री जब आप 5 to 3 बनाओगे तो इसका उल्टा लिखा जाएगा, तो क्या आएगा, C के सामने G, T के सामने A, C के सामने G, तो GAG हो गया। तो ये डीएनए बन गया। डीएनए के 2 स्ट्रैंड से mRNA नहीं बनता, एक से बनता है। किससे बनेगा, ऊपर वाले से। जो काम का डीएनए का स्ट्रैंड होता है, जो mRNA बनाएगा वो क्या बनाएगा, ऊपर वाला। C का उल्टा G, T का उल्टा A, C का उल्टा G, तो mRNA क्या बनेगा, 5 to 3 बनेगा। और यहाँ पे जो आएंगे 3 नाइट्रोजनस बेस, वो कौन से हैं, ग्वानिन, एडेनिन, ग्वानिन। तो जब GAG आता है तो ये कोडॉन है। कोडॉन का काम क्या होता है, मैंने बताया था ना पिछली क्लास में कि 3 अमाइनो एसिड को रीड करके आगे जाते हैं। तो ये तीनों को रीड करके कौन सा अमाइनो एसिड आएगा, ग्लूटामिक एसिड आएगा। और ये 6ठे नंबर पे है, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 अमाइनो एसिड यहाँ पे और होंगे। ऐसे 7वां 8वां 9वां 10वां से लेके हीमोग्लोबिन 141 अमाइनो एसिड का एक चेन है। तो इसका मतलब 6ठे नंबर पे जो अमाइनो एसिड है वो ग्लूटामिक एसिड आ रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये बनेगा नॉर्मल हीमोग्लोबिन, मतलब बिना डिजीज वाला नॉर्मल हीमोग्लोबिन है ये वाला केस, जहाँ पे हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड आता है। ये लाइन आपको याद रखनी है कि हीमोग्लोबिन बी, सॉरी HbB है ये, हीमोग्लोबिन बीटा चेन। तो हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन है उसमें 6ठे नंबर पे नॉर्मल अमाइनो एसिड कौन सा आता है, ग्लूटामिक एसिड आता है। क्लियर। अब क्या होगा, अब मान लो एक म्यूटेशन हुआ, कोई भी एक म्यूटेशन हुआ, मान लेते हैं कि पॉइंट म्यूटेशन हुआ। अगर पॉइंट म्यूटेशन हुआ तो CTC की जगह मान लेते हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड बदल के क्या हो गया, क्या आएगा, CAC हो गया। मतलब ये एक चेन है जहाँ पे CTC की जगह क्या हो गया, CAC हो गया। अब अगर T की जगह A आएगा, ये जो T है ना, इसकी जगह आप क्या ले आए हो, A ले आए हो, तो इसका उल्टा क्या आएगा, GTG आएगा। उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे जब आप mRNA बनाओगे
तो इसका जब mRNA बनेगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा G। अब एडेनिन के सामने थाइमीन आता है, लेकिन थाइमीन तो आरएनए में होता नहीं, यहाँ क्या आएगा, यूरेसिल आएगा, तो GUG हो गया। अब GUG से जो छठे नंबर पे अमाइनो एसिड आएगा वो आता है वैलिन, VAL। तो एक्चुअली क्या हुआ कि अगर हम थाइमीन की जगह एडेनिन ले आए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर ये T है ऊपर वाला, इसकी जगह पे आप A ले आए, अगर थाइमीन को आपने एडेनिन से रिप्लेस कर दिया तो इसका रिजल्ट ये होगा कि हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में छठे नंबर पे जहाँ ग्लूटामिक एसिड आ रहा था वहाँ अब क्या आ जाएगा, वैलिन आ जाएगा। केवल एक अमाइनो एसिड चेंज होगा, बाकी कुछ नहीं। ऊपर के 5 नहीं चेंज होंगे, आगे के जितने भी है वो भी नहीं चेंज होंगे, सिर्फ 1 अमाइनो एसिड का चेंज आएगा। अगर ये 1 अमाइनो एसिड का चेंज आता है तो ये बन जाता है सिकल सेल एनीमिया का केस। इसे बोला जाता है HBS। HBS का मतलब है ये सिकल सेल हीमोग्लोबिन है, सिकल सेल हीमोग्लोबिन। जैसे नॉर्मल हीमोग्लोबिन था, ये क्या बन गया, सिकल सेल हीमोग्लोबिन बन गया। तो ये पूरा एक मैकेनिज्म क्योंकि बुक में दे रखा है और इस चैप्टर में दे रखा है, इसलिए हमने पढ़ा। इसको हम दोबारा भी पढ़ लेंगे अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि मॉलिक्यूलर बेसिस में तो आपको ये सारा बहुत डिटेल में पढ़ना है। DNA क्या है, mRNA क्या है, कौन सा अमाइनो एसिड आएगा, ये सब अगले चैप्टर में बहुत डिटेल में है। तो अभी के लिए ये याद कर सकते हैं कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन में अल्फा चेन और बीटा चेन होती है, आपको पहले से पता है। आपको याद ये रखना है कि अल्फा चेन और बीटा चेन को बनाने के जीन अलग अलग होते हैं, मतलब 2 चेन, अल्फा चेन और जो बीटा चेन है वो अलग अलग जगह से आएंगी, बस वो दोनों जुड़ेंगी आयरन के साथ और एक फंक्शनल हीमोग्लोबिन बन जाएगा। तो हीमोग्लोबिन को बीटा चेन बनाने वाला जो जीन है वो है CTC, जिससे छठे नंबर पे अमाइनो एसिड आता है ग्लूटामिक एसिड। तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन की बीटा चेन बनेगी, यानी कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगा, यानी कि डिजीज नहीं होगी। अब अगर CTC की जगह CAC हो जाए, अगर हम थाइमीन की जगह एडेनिन को ले आए, थाइमीन एक पायरिमिडीन है, एडेनिन एक प्यूरीन है, तो हम पायरिमिडीन की जगह प्यूरीन ला रहे हैं, तो ये ट्रांसवर्जन हो गया, पिछली क्लास में पढ़ाया था। और पॉइंट म्यूटेशन हो गया क्योंकि सिंगल न्यूक्लियोटाइड को रिप्लेस किया जा रहा है। तो अगर एक न्यूक्लियोटाइड को रिप्लेस कर देते हैं तो उसका रिजल्ट ये होगा कि 6 नंबर पे ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन। और अगर ऐसा हुआ तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन की जगह सिकल सेल हीमोग्लोबिन बन जाएगा। द डिजीज इज कॉल्ड सिकल सेल एनीमिया। एनीमिया क्या होता है, लॉस ऑफ हीमोग्लोबिन ही तो है। तो अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन तो बन नहीं रहा, तो यानी कि पर्सन एनीमिक हो जाएगा। आरबीसी का जो शेप है वो हंसिए के जैसा हो जाएगा, सिकल शेप का हो जाएगा। तो ये सिकल सेल एनीमिया कहलाती है, मतलब मॉलिक्यूलर बेसिस के हिसाब से जो उसकी डिजीज है वो ऐसे निकल के आती है। अब बताओ, अब किसी को समझ में ना आया हो तो कुछ? क्लियर? आया समझ में, नहीं आया? ठीक है, अब इनको आप लिख सकते हो कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन क्या लिखा जाता है, क्योंकि हम होमोजाइगस स्टेट में लिखेंगे तो HbA, ये क्या हुआ, दिस इज नॉर्मल हीमोग्लोबिन। दूसरा क्या लिखा जाएगा, HbA, HbS, ये क्या कहलाएगा, कैरियर। ये डिजीज नहीं कॉज करेगा, कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया है। और ये किसका एग्जाम्पल आपने लिखा है, कोडोमिनेंस। यहाँ डोमिनेंस नहीं आएगी, कैरियर के लिए मेंडलिज्म लागू नहीं हो रहा, क्योंकि कोडोमिनेंस तो आपने नॉन मेंडलियन में पढ़ा था। मेंडल के हिसाब से तो डोमिनेंट कैरेक्टर होना चाहिए था। अगर HbA, HbS यानी हेट्रोजाइगस सिचुएशन है तो इसमें या तो नॉर्मल एक्सप्रेशन आता है या सिकल सेल आता है, लेकिन यहाँ दोनों आ गए, दोनों ही एक्सप्रेस हो रहे हैं, इसीलिए ये कोडोमिनेंट का एग्जाम्पल बना। अगर डिजीज हो रही है तो क्या होगा, HbS, HbS, ये कहलाएगा सिकल सेल हीमोग्लोबिन। और ये लीथल है। लीथल का मतलब आपको समझाया था कि अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में डेथ हो जाएगी। तो सिकल सेल एनीमिया इस कंडीशन में होता है, HbS, HbS में। अगर होमोजाइगस आप HbS, HbS लोगे तो जीन में चेंज क्यों आया, मान लेते हैं म्यूटेशन। हमने माना ये सडन चेंज जो भी आएगा वो म्यूटेशन होगा, है ना। अगर कहा जाए कि भाई CTC की जगह CAC क्यों आया, थाइमीन की जगह एडेनिन क्यों आया, तो बाय म्यूटेशन, सडन था, आ गया। उसका रिजल्ट ये हुआ कि ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ गया।
नॉर्मल हीमोग्लोबिन की जगह सिकल सेल हीमोग्लोबिन हो गया। सिकल सेल हीमोग्लोबिन हो गया तो ऑर्गेनिज्म लीथल हो गया। बाय बर्थ अगर ये कॉम्बिनेशन है तो इंडिविजुअल की डेथ हो जाएगी, मतलब स्टिल बर्थ होगी, एक बेबी लाइफ फॉर्म में बॉर्न ही नहीं होगा, शुरू के 3 महीने में ही डेथ हो जाती है, एम्ब्रियो अबॉर्ट कर जाता है। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया कई सारी जगह आएगा, कोडोमिनेंस, प्लियोट्रॉपी, लीथल, पॉइंट म्यूटेशन और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के हिसाब से भी अभी आपने जो पढ़ा वो सब भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन है, एक बेस को आप केवल चेंज कर रहे हो। अब इससे क्वेश्चंस हो सकते हैं, लाइक आपके पास 3 कॉम्बिनेशन है, नॉर्मल, कैरियर और सिकल सेल। इसको आप क्वेश्चंस की फॉर्म में, प्रॉब्लम्स की फॉर्म में कर लो कि अगर कोई 2 कैरियर मेट करते हैं तो क्या होगा। तो अगर 2 कैरियर मेट करते हैं तो HbA HbS का क्रॉस HbA HbS से कराना है, निकाल लोगे रिजल्ट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन टू बी सिकल सेल एनीमिक। सिकल सेल एनीमिया होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 25%। है ना, ये HbS है ना, तो अगर मैं AS मान लूँ तो A का क्रॉस A से होगा तो A आएगा, A का क्रॉस S से होगा तो AS आएगा, S का क्रॉस A से होगा तो भी AS आएगा और S का क्रॉस S से होगा तो SS आएगा। ये कैरियर है ना, 1:2:1 जैसे मेंडल का आपने किया था। ये नॉर्मल हो गया, ये सिकल सेल एनीमिक हो गया। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो जाइगोट में तो ये बनेगा, लेकिन 3 महीने के अंदर ये बेबी अबॉर्ट कर जाएगा, तो इसकी बर्थ नहीं होगी। ये लीथल का भी एग्जाम्पल है, सिकल सेल एनीमिया लीथल जीन्स के अंदर भी आ रहा है ना। आपको जाइगोटिक कॉम्बिनेशंस के हिसाब से प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, तो ये मत मानिएगा कि लीथल है तो सर ये तो मर गया तो रेशियो 1:2:1 की जगह 1:2 ही लिख दें क्या। ये बनेगा, बेबी 3 से 4 महीने के अंदर बर्थ होने से पहले उसका डेथ हो जाएगा। तो या फिर और कुछ क्वेश्चन ले लो, लाइक नॉर्मल का कैरियर से क्रॉस हो या 2 डिजीज पर्सन का आपस में क्रॉस हो, कुछ भी है। सिकल सेल एनीमिया के क्वेश्चंस जैसे आपने पीछे उसमें किए हुए हैं, ब्लड ग्रुप में किए हुए हैं, या मेंडलिज्म में आपने क्वेश्चंस किए थे मोनोहैबिट क्रॉस में, उसी तरीके से आप निकाल सकते हो कि अगर 2 कैरियर मेट करते हैं तो 50% चांसेस तो ये है कि कैरियर बने, 25% चांस तो ये है कि बेबी नॉर्मल हो जाए, 25% चांस ये भी है कि बेबी यानी एम्ब्रियो अबॉर्ट कर जाए, क्योंकि 25% केस में ये लीथल होगा। जहां तक बात है कि हीमोग्लोबिन की बीटा चेन को बनाने वाला जो जीन होता है वो कौन से क्रोमोसोम पे होता है, सो दिस इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। सिकल सेल एनीमिया का जो जीन है, यानी जो म्यूटेंट जीन है, जैसे आपने ये जीन बनाया, तो अगर मैं ये कहूँ कि ये कौन सा क्रोमोसोम बना होगा, ये डीएनए किस क्रोमोसोम का है, तो ये क्रोमोसोम नंबर 11 है। हमारी बॉडी में 11 नंबर के क्रोमोसोम पे जीन होता है जो हीमोग्लोबिन की बीटा चेन को बनाता है। डन। यस सर। ठीक है, सेकंड डिसऑर्डर पे चलते हैं। सेकंड डिसऑर्डर है, वो भी एनीमिया से रिलेटेड है, थैलेसीमिया। आजकल बड़ा पॉपुलर है ये डिजीज, WHO पोलियो के बाद पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इसी को लेके कंसर्न है। थैलेसीमिक पेशेंट डे बाय डे रिपोर्ट होते जा रहे हैं, मतलब बढ़ते जा रहे हैं। ये तो पहले भी, अब रिपोर्ट हो रहे हैं। तो थैलेसीमिया क्या है? थैलेसीमिया में भी आपको क्या मिलेगा? डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन मिलेगा। ये भी क्या है? ये भी डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन सब यूनिट्स। अल्फा और बीटा जैसे चेन होती है, तो हीमोग्लोबिन की सब यूनिट की डिफेक्टिव सिंथेसिस होगी। अगर हीमोग्लोबिन की सब यूनिट्स ही नहीं बनेंगी तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया से डेथ भी हो सकती है। यहाँ डेथ हो सकती है, मान लीजिए किसी की बॉडी में से सारा ब्लड निकल जाए तो मर ही जाएगा ना, लेकिन वहां पे डेथ होगी ही होगी। ये डिफरेंस है। सिकल सेल एनीमिया लीथल है, थैलेसीमिया लीथल नहीं है।
थैलेसीमिया के पेशेंट को अगर ब्लड चढ़ा दिया जाए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे दिया जाए रेगुलर इंटरवल पे, तो वो जिंदा रहेगा। लेकिन सिकल सेल का एनीमिया का केस अगर बाई कॉम्बिनेशन जाइगोट में प्रेजेंट है तो डेथ होगी ही होगी। तो ये डिफरेंस है दोनों में कि ये लीथल नहीं है, सिकल सेल एनीमिया लीथल होता है। एक लाइन आपको मिलेगी जो नीट 2017 का क्वेश्चन है कि सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो यहाँ बेसिक डिफरेंस ये भी है कि सिकल सेल एनीमिया क्वालिटेटिव होता है। सिकल सेल एनीमिया में चेंज जो हो रहा है हीमोग्लोबिन में वो फिक्स है कि बीटा चेन में छठे नंबर पे ही होगा, अल्फा चेन में नहीं होगा, और बीटा चेन में किसी और नंबर का अमाइनो एसिड नहीं बदलेगा। उसका फिक्स है कि 6th पोजीशन इन द बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया होता है। थैलेसीमिया में ऐसा नहीं है। थैलेसीमिया में जो म्यूटेशन है वो कहीं भी हो सकता है, और ये म्यूटेशन बढ़ सकता है अगर दोनों चेन में हो गया तो। ये क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस में आता है ना। यहाँ पे मान लीजिए अल्फा चेन में भी म्यूटेशन हो गया और बीटा में भी हो गया, तो थैलेसीमिया दुगना सीवियर, डबल सीवियर हो जाएगा, दोनों तरीके से नुकसान होगा। सिकल सेल एनीमिया में केवल बीटा चेन ही डिफेक्टिव हो सकती है, अल्फा नहीं हो सकती। थैलेसीमिया में अल्फा बीटा दोनों हो सकती हैं, हेट्रोजाइगस होमोजाइगस दोनों सिचुएशन हो सकती है। सिकल सेल एनीमिया में आपने जो लिखा है हेट्रोजाइगस, वो कैरियर है, कोडोमिनेंट है, वहाँ डिजीज के सिम्टम नहीं आएंगे। लेकिन थैलेसीमिया में अगर हेट्रोजाइगस बनाओगे तो वही डिजीज आएगी, होमोजाइगस में तो आएगी आएगी, हेट्रोजाइगस में भी डिजीज आ जाएगी। तो थैलेसीमिया एक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस में काउंट कर लिया जाता है, सिकल सेल एनीमिया क्वालिटेटिव में आता है ना। ये डिफरेंस है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। सर अगर ये 6 नंबर पे आएगा तो फिर वो थैलेसीमिया नहीं होगा? होता ही नहीं है, 6 नंबर का कुछ फिक्स ही नहीं है, किसी भी नंबर पे हो सकता है। या 6 नंबर मतलब का अगर फिक्स है। 6th पे हो गया तो भी थैलेसीमिया ही होगा? 6 पे रिपोर्ट नहीं किया गया ना कुछ ऐसा, 6 पे है ही नहीं एक्चुअली, पूरी चेन में कहीं भी है, बट छठे पे नहीं है ना। ये जो वो थैलेसीमिया है वैसे भी वो सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा। हाँ, ये क्वांटिटेटिव है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अगर सिकल सेल एनीमिया होता तो क्वालिटेटिव होता, वहाँ क्वालिटी फिक्स है, मतलब एट 6th पोजीशन इन बीटा जीन, बीटा चेन को बनाने वाली जीन की छठी पोजीशन पे ही होगा। यहाँ थैलेसीमिया क्वांटिटेटिव है, ये कहीं भी हो सकता है, अल्फा में भी, बीटा में भी, या इस तरीके से है ना। और ये लाइन एनसीईआरटी की है जो एज सच नीट 2017 में पूछा गया कि थैलेसीमिया सिकल सेल एनीमिया से डिफर कैसे करता है। इस तरीके से करता है कि थैलेसीमिया एक क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, यहाँ पे ग्लोबिन यानी जो बीटा या अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल है उनकी सिंथेसिस कम होगी, जबकि सिकल सेल एनीमिया के अंदर क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है, वहां पे बीटा ग्लोबिन डिफेक्टिव बनेगा ही बनेगा। थैलेसीमिया में डिफेक्ट नहीं आ रहा, थैलेसीमिया में क्वांटिटी कम होती है। जैसे बीटा ग्लोबिन अगर मान लीजिए 20 चेन बन रही है तो 20 की जगह पता चला कि वहां पे 4-5 चेन बनी है ना, जबकि चेन सारी नॉर्मल बन रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है बुक में कि यहाँ पे जो बनेगा ग्लोबिन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, अल्फा या बीटा जो ग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी सिंथेसिस कम होगी। तो मतलब कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से बोल दो या नंबर के हिसाब से बोल दो तो कम बनेगा। सिकल सेल एनीमिया में नंबर की कोई बात ही नहीं है, वहाँ तो फिक्स है, नंबर तो एक का एक ही रहेगा, लेकिन ये फिक्स है कि एक नॉर्मल वाला होगा, और सिकल सेल एनीमिया है तो छठी पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आएगा, तो एक डिफेक्टिव ग्लोबिन चेन बन जाएगी। ये दोनों का बेस डिफरेंस आता है। अब अगर बात करें तो थैलेसीमिया इसी बेस पे अलग अलग टाइप का है। कौन कौन से टाइप हैं? पहला आता है, इसको बोलते हैं अल्फा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया में क्या होगा, जो डिफेक्ट होगा वो अल्फा चेन के लिए होगा, अल्फा ग्लोबिन जो हीमोग्लोबिन में अल्फा वाला मॉलिक्यूल है वो है ना। इसमें क्या होगा, अगर म्यूटेशन तो सभी में हो रहा है, इस पूरे टॉपिक में म्यूटेशन ही हो रहा है। डिफेक्ट क्यों हो रहा है, तो उसका एक ही रीजन है कि भाई म्यूटेशन हो गया। तो सर अगर ये अल्फा और बीटा दोनों में भी होता है तब भी लीथल नहीं होगा ये? मतलब नहीं, लीथल तब भी नहीं होगा, सीवियर होगा। सीवियर होना और लीथल होना अलग अलग बातें हैं। सीवियर में क्या होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन शायद डेली करना पड़ेगा। अगर किसी को मान लीजिए क्रॉनिक थैलेसीमिया हो जाए तो क्या होगा, उसे डेली ब्लड बदल के देना पड़ेगा। हीमोग्लोबिन बन तो सकता नहीं, बाहर से डालोगे, बाहर से डालने का मतलब क्या है, ब्लड चढ़ाओगे आप, और तो कुछ होगा नहीं। सीवियर नहीं है, 3-4 दिन में एक बार चेंज कर दो। बहुत कम सिम्टम आ रहे हैं, हफ्ते में एक बार ब्लड को ट्रांसफ्यूज कर दो।
यही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं करोगे तो मर जाएगा, ना करने से मरा ना, बाई बर्थ तो नहीं मर गया, तो इसीलिए ये लीथल नहीं है। अल्फा थैलेसीमिया में क्या होगा, इसमें अगर म्यूटेशन होगा तो इससे क्या होगा, इट रिजल्ट इन डिक्रीज्ड अल्फा ग्लोबिन प्रोडक्शन। और जो म्यूटेशन हुआ है वो म्यूटेशन इन जीन, ये जीन कौन सी है, HbA1, HbA मतलब हीमोग्लोबिन अल्फा 1 एंड HbA2, ये दोनों लिंक जीन होती हैं, दोनों एक साथ ही होती हैं, अलग अलग नहीं हो सकती। तो दो लिंक जीन है जो हमारी बॉडी में अल्फा ग्लोबिन बनाती हैं। अगर ये दोनों जीन म्यूटेट हो गई तो अल्फा ग्लोबिन के मॉलिक्यूल कम बनेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो अल्फा थैलेसीमिया हो जाएगा। ओवरऑल हीमोग्लोबिन कम हो गया तो उसका मतलब अल्फा थैलेसीमिया हो गया। इसी तरीके से फिर आता है बीटा थैलेसीमिया। ये जो जीन है कहाँ प्रेजेंट होता है, ये क्रोमोसोम नंबर 16 पे होता है। अल्फा चेन का जो जीन है वो कहाँ होता है, क्रोमोसोम नंबर 16 पे होता है। बीटा चेन का कहाँ होता है, अभी आपने लिखा जीन 11 है, क्रोमोसोम नंबर 11 है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज्ड बीटा प्रोडक्शन होगा, बीटा ग्लोबिन कम हो जाएगा। है ना, म्यूटेशन इन जीन HbB हीमोग्लोबिन बीटा, इसमें आएगा। म्यूटेशन अगर HbB जीन में हुआ तो बीटा थैलेसीमिया, म्यूटेशन अगर जीन HbA1 HbA2 में हुआ तो अल्फा थैलेसीमिया। अगर बीटा चेन में म्यूटेशन हुआ तो बीटा ग्लोबिन नहीं बने तो भी ओवरऑल हीमोग्लोबिन नहीं बना। अल्फा चेन में म्यूटेशन हुआ तो अल्फा ग्लोबिन नहीं बने तो भी ओवरऑल हीमोग्लोबिन नहीं बना। अब जो बीटा थैलेसीमिया है, यहाँ पे दोनों सिचुएशन है। सिचुएशन क्या क्या है, माइनर और मेजर। माइनर मेजर डिपेंड करता है होमोजाइगस हेट्रोजाइगस की सिचुएशन पे। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो दो ऑप्शन है, एक कहलाता है थैलेसीमिया, थैलेसीमिया माइनर। ये तब होगा जब हेट्रोजाइगस सिचुएशन होगी। लाइक आप कुछ भी लिख लीजिए, HbT, HbA, HbT, हीमोग्लोबिन A, हीमोग्लोबिन थैलेसीमिया। तो ये क्या बन गया, ये थैलेसीमिया माइनर कहलाता है। यहाँ पे ये माइनर और मेजर जो आप पढ़ रहे हैं वो बीटा थैलेसीमिया में ही आएगा। नहीं, बीटा थैलेसीमिया दो टाइप का है, और एक हो गया थैलेसीमिया मेजर, थैलेसीमिया मेजर जो क्रॉनिक होता है, थोड़ा सीवियर होता है। ये होमोजाइगस स्टेट में होगा तब। HbT, HbT तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन दोनों में ही करना पड़ेगा, दोनों में, थोड़ी देर में और थोड़ी जल्दी। कोई भी थैलेसीमिया हो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना ही पड़ेगा, थैलेसीमिया का कोई और इलाज नहीं है। थैलेसीमिया माइनर, थैलेसीमिया मेजर, HbAT, HbTT है। आपने आई थिंक कि आपने हीमोग्लोबिन में यही पढ़ा होगा कि दो अल्फा चेन होती हैं और दो बीटा चेन होती हैं, लेकिन ऐसा केवल 97% ह्यूमन पॉपुलेशन में है। 3% ह्यूमन पॉपुलेशन ऐसी भी है जहाँ पे बीटा की जगह डेल्टा चेन होती है, अल्फा और बीटा की जगह अल्फा और डेल्टा चेन होती है, तो इसको डेल्टा थैलेसीमिया भी बोला जाता है। डेल्टा थैलेसीमिया है। यहाँ पे भी यही है, कंट्रोल्ड बाय म्यूटेंट जीन, हीमोग्लोबिन डेल्टा, और ये भी होती है ऑन क्रोमोसोम नंबर 11।
जैसे बीटा क्रोमोसोम नंबर 11 पे है, वैसे ही डेल्टा का भी जो चेन है वो 11 पे है। ये 3% ह्यूमन पॉपुलेशन में हो सकता है। मतलब 97% पॉपुलेशन में 2 अल्फा चेन, 2 बीटा चेन और 1 आयरन मिलके हीमोग्लोबिन बनेगा। 3% ह्यूमन पॉपुलेशन में 2 अल्फा के साथ 2 डेल्टा चेन होंगी और 1 आयरन होगा तो हीमोग्लोबिन बनेगा। तो अब इम्पॉर्टेंट, अब आप सोचो कि सारी पॉसिबिलिटी यहाँ पे है कि अल्फा के मॉलिक्यूल कम बने तो अल्फा थैलेसीमिया, बीटा के मॉलिक्यूल कम बने तो बीटा थैलेसीमिया, या डेल्टा के मॉलिक्यूल कम बने तो डेल्टा थैलेसीमिया। कम क्यों बने? क्योंकि म्यूटेशन हो गया। कहाँ पे? जीन ऑन क्रोमोसोम नंबर 11 फॉर बीटा या डेल्टा, और या जीन ऑन क्रोमोसोम नंबर 16 जो अल्फा थैलेसीमिया का कॉज है। अच्छा, बीटा में भी इस बात पे डिपेंड करता है कि अगर हेटेरोजाइगस सिचुएशन है तो थैलेसीमिया माइनर बोला जाता है, सीवियर नहीं होता। और अगर थैलेसीमिया होमोजाइगस स्टेट में आ जाए बीटा के लिए तो थैलेसीमिया मेजर बोलते हैं, और वो आप अगर कहा जाए तो वो ज्यादा क्रॉनिक है, ज्यादा सीवियर है। तो इसीलिए सर, आप देख रहे हो, और दोनों में भी एक साथ हो सकता है। बोलो। सर मैं ऑडिबल हूँ? हाँ हाँ, सर जो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल है उसमें तो थैलेसीमिया होगा ही नहीं, उसके लिए माइनर लिखने की जरूरत क्या है? नहीं होता है। यहाँ कोडोमिनेंस होना है। कोडोमिनेंस तो केवल सिकल सेल एनीमिया में थी, यहाँ था ना कोडोमिनेंस है, यहाँ तो डोमिनेंस है, कैपिटल सर टी यहाँ म्यूटेंट है। सर है तो ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव। हाँ, ऑटोसोमल है, लेकिन ऑटोसोमल में आप जो पढ़ रहे हो अगर ये रिसेसिव है तो HbA के हिसाब से यहाँ पे कैरेक्टर तो नॉर्मल आने चाहिए, लेकिन माइनर इफेक्ट आता है, एनीमिक कंडीशन यहाँ भी आती है, इसलिए ये ज्यादा सीवियर नहीं है। मतलब लेकिन फिर भी अगर कहा जाए तो इन ऐसे पर्सन को माइल्ड एनीमिया होगा, थोड़ा सा हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन कम तो होगा। न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से तो फर्क पड़ रहा है ना। ओके सर। म्यूटेंट जीन यहाँ पे रिसेसिव है, मतलब HBT, या ऊपर आपने सिकल सेल एनीमिया पढ़ा तो HBS, क्योंकि हमारा जो क्लॉज है, जो हमारा पहला पैराग्राफ है वो है ऑटोसोमल रिसेसिव। तो रिसेसिव होने के नाते जो म्यूटेंट जीन आप बना रहे हो वो सारे रिसेसिव सिचुएशन में। तो हेट्रोजाइगस जब आप बनाओगे तो मेंडल के हिसाब से तो डोमिनेंट कैरेक्टर आएगा, HbA का कैरेक्टर आएगा, HBT का नहीं आएगा या HbS का नहीं आएगा। तो हेट्रोजाइगस के हिसाब से तो ये आना चाहिए। सिकल सेल के साथ खास बात क्या है कि वहां पे हेट्रोजाइगस सिचुएशन को डोमिनेंस होती है, तो A और S दोनों के कैरेक्टर बराबर आ गए। थैलेसीमिया में को डोमिनेंस तो नहीं है और HbA नॉर्मल होना चाहिए, हेट्रोजाइगस को एनीमिया नहीं होना चाहिए, बट फिर भी माइल्ड एनीमिक होता है, कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन एनीमिया की निकल के आती ही है। ये यहाँ पे एक बल्क डिफरेंस आएगा, है ना। और जैसा मैंने लास्ट में बोला था कि यहाँ पे अगर 2 चेन में हो गया, हमारी जो मेरी बॉडी में हीमोग्लोबिन अल्फा और बीटा है, तो मेरी बॉडी में अल्फा की वजह से भी मतलब मेरा अल्फा जीन म्यूटेट हो गया तो अल्फा नहीं बना, बीटा म्यूटेट हो गया तो बीटा नहीं बना, ओवरऑल मुझे दोना लॉस हुआ। तो यहाँ क्वांटिटी के हिसाब से जस्टिफिकेशन है कि आप दोनों जगह भी हो सकता है, अगर किसी एक में होता तो एक जगह भी हो सकता था। और बीटा चेन है तो उसके हिसाब से माइनर या मेजर वाली सिचुएशन भी आ सकती है। सो दैट्स वाई पूरा का पूरा थैलेसीमिया क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम कही जाती है, जहाँ पे हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल कम बनते हैं, जबकि सिकल सेल एनीमिया क्वालिटेटिव है, जहाँ पे हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव बनेगा, 6 पोजीशन पे वैलिन आएगा रादर देन ग्लूटामिक एसिड, आरबीसी का शेप चेंज हो जाएगा, रादर देन स्फेरिकल टू सिकल सेल, डिजीज को सिकल सेल एनीमिया बोला जाएगा। क्लियर? क्रॉस यहाँ भी वही आएगा कि अगर 2 थैलेसेमिक पेशेंट हैं, 2 थैलेसेमिक पर्सन है, वो एक दूसरे से मेट करते हैं तो क्या चांसेस बनेंगे? तो आंसर आपको मेंडलिज्म के हिसाब से, आप सीधी सी बात है, जब तक आप ये डिसऑर्डर वाला क्लॉज पढ़ रहे हो, मेंडेलियन डिसऑर्डर जो 4 कैटेगरी में आपको पढ़ाए जा रहे हैं, तब तक आप प्रॉपर मेंडलिज्म के हिसाब से ही क्रॉस करोगे। अगर आ जाए कि एक थैलेसेमिक पेशेंट है जो एक कैरियर से मेट करता है तो क्या होगा? तो ठीक है, HBT का क्रॉस HbA HBT से करा लो, क्रॉस तो अपने आप करा सकते हो ना। तो जैसा कहा जाएगा वैसा क्रॉस कर लीजिएगा, मेंडलिज्म तो फॉलो हो ही रही है, उसमें तो कोई डाउट आएगा नहीं। डन? यस सर। ठीक है, अब थर्ड पे चलते हैं। तो टू थैलेसेमिक पेशेंट्स का अगर क्रॉस होगा तब तो फिर 75% चिल्ड्रन। हाँ, अगर 2 थैलेसेमिक पेशेंट हैं तो थैलेसेमिक पेशेंट का मतलब HBT का क्रॉस HBT से करोगे
तो फिर सारे के सारे थैलेसेमिक हो जाएंगे। HbA और HbD क्यों नहीं, माइनर वाले भी तो हो सकते हैं। तो फिर आपको कैरियर बोलना पड़ेगा ना, हेट्रोजाइगस। या क्वेश्चन में लिखा होगा कि 1% थैलेसीमिया माइनर है और 1% थैलेसीमिया मेजर है, अब क्रॉस करने पे क्या आएगा, तो फिर वैसे क्रॉस कर लीजिए, जो होगा वो आपसे कहा जाएगा, मेजर माइनर डिफाइन किया माइनर वाले जाएगा। में तो इधर माइनर वाले में तो इधर सिम्टम्स कुछ दिख रहे हैं, पर उधर सिकल सेल एनीमिया में तो सिर्फ वो कैरियर था। हाँ, कैरियर तो हमेशा हेट्रोजाइगस वाला कैरियर ही कहलाएगा, लेकिन कोडोमिनेंस नहीं है यहाँ पे, लीथल नहीं है यहाँ पे। कैरियर तो इसके बाद आप जो तीसरे चौथे पांचवें नंबर पर डिजीज लिखने वाले हो उनमें भी कैरियर आएगा। हेट्रोजाइगस सिचुएशन इज ऑलवेज ए कैरियर, लेकिन क्या वो लीथल है, तो यहाँ लीथल नहीं है। क्या वो कोडोमिनेंस शो कर रही है, तो यहाँ कोडोमिनेंस भी शो नहीं कर रही। सर वहां पर कैरियर जो था वहां पर वो लीथल था, वहां पे हाँ, तो नहीं था। वहां पे कैरियर लीथल नहीं था, वहां पे कैरियर कोडोमिनेंस को शो कर रहा था, और होमोजाइगस स्टेट में म्यूटेंट जीन लीथल को शो कर रही थी। यहाँ पे हेट्रोजाइगस में कोडोमिनेंस नहीं है और होमोजाइगस में भी लीथल नहीं है। थैलेसेमिया में कहीं पे भी आपको लीथल या कोडोमिनेंस नहीं पढ़ना होगा। लीथल और कोडोमिनेंस आपको, अगर एनीमिया के सेंस में बात की जाए, तो केवल सिकल सेल एनीमिया में पढ़ना होगा। ओके सर, ठीक है, अब नेक्स्ट डिजीज आएंगी। सर ये बीटा और डेल्टा थैलेसीमिया दोनों 11 क्रोमोसोम है? हाँ, दोनों के जीन 11 क्रोमोसोम पे होते हैं, बीटा के भी सर सिकल सेल के भी? सिकल सेल भी बीटा चेन में हो रहा है तो वो भी 11 में आएगा। अल्फा चेन का जीन 16वें क्रोमोसोम पे होता है, तो अल्फा थैलेसीमिया 16 क्रोमोसोम से गवर्न हो रही है। ओके। क्रोमोसोम नंबर जहाँ बुक में दे रखा है वहां याद कर लो, नहीं दे रखा है तो छोड़ दो, क्रोमोसोम नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब ये 3 डिजीज आएंगी। एक्चुअली एनसीईआरटी में तो 2 दी हुई हैं, लेकिन हम तीनों को एक साथ पढ़ रहे हैं। आगे आपके पास जो मॉड्यूल होगा उसमें ये तीनों नाम दिए होंगे। एक नाम दे रखा है एल कैप्टोन्यूरिया, इसको शायद आपने कभी एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में भी पढ़ा हो। तो एल कैप्टोन्यूरिया, इसको ब्लैक यूरिन डिजीज कहते हैं। इन तीनों को एक साथ पढ़ना है, इसीलिए मैं एक साथ लिख रहा हूँ पहले नाम। दूसरा फिनाइल कीटोन्यूरिया, आपकी बुक में दी हुई है यहीं पे, फिनाइल कीटोन्यूरिया, PKU लिखा जाता है, फिनाइल कीटोन्यूरिया PKU। और तीसरी जो है वो एल्बिनिज्म है। ये तीनों डिजीज एक ही मेटाबॉलिक पाथवे की है ना, दे आर रिलेटेड विद वन मेटाबॉलिक पाथवे। मेटाबॉलिक पाथवे के बारे में भी आपने 11th बायोमॉलिक्यूल में कहीं पढ़ा होगा कि मेटाबॉलिक पाथवे का मतलब होता है दीज आर द सीरीज ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो लीनियर होती हैं या सर्कुलर होती हैं, और इनमें डायनेमिक फ्लो ऑफ लिविंग स्टेट करके है ना, पढ़ाया होगा आपको सर ने बायोमॉलिक्यूल में। ये टॉपिक दे रखे हैं, मेटाबॉलिज्म दे रखा है, लिविंग स्टेट दे रखा है। तो मेटाबॉलिक पाथवे का मतलब है सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन जो बॉडी में हो रही है। तो ये एक ही मेटाबॉलिक पाथवे से रिलेटेड 3 डिसऑर्डर हैं। अच्छा, ये डिजीज भी ना होकर डिसऑर्डर हैं और बाई बर्थ होते हैं ये, मतलब इनका जो जेनेटिक्स है वो हमें मेंडलिज्म के हिसाब से बाई बर्थ मिल जाता है। तो इसलिए इन तीनों को एक साथ बोल दिया जाता है इन बॉर्न एरर, मतलब बचपन से बाई बर्थ हमें जो एरर मिली है वो है इन बॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म की बाई बर्थ जो एरर है ये वो बोला जाता है। अब इन तीनों में होता क्या है उस पर बात करते हैं। हमारी बॉडी में 2 अमाइनो एसिड्स हैं, वेल नोन है, आपने नाम सुने होंगे, फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन। पढ़े आपने 20 अमाइनो एसिड के नाम आई होप पढ़े होंगे, तो उसमें से 2 अमाइनो एसिड हैं, फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन। इसी की मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड आपको ये सारी डिजीज या डिसऑर्डर मिलेंगे। कैसे मिलेंगे उस पे आते हैं। अब देखो, ठीक है, कौन कौन से थे अमाइनो एसिड, जस्ट अ मिनट बेटा, देखा जाए। एक अमाइनो एसिड क्या है, फिनाइल एलनीन है, फिनाइल
एलेनिन और एक है टायरोसिन। ये दो अमाइनो एसिड्स हैं ह्यूमन बॉडी में। अब अमाइनो एसिड कहाँ से आते हैं? कुछ एसेंशियल आप पढ़ते हो, कुछ नॉन एसेंशियल पढ़ते हो, आपको पता ही है। अगर अमाइनो एसिड ज्यादा हो गए तो क्या किया जाएगा? इन दोनों अमाइनो एसिड को हटा दिया जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, बॉडी में कोई भी चीज अगर ज्यादा हो जाती है तो उसको तोड़ दिया जाता है, लिवर उसको डिटॉक्सिफाई कर देता है, जो रखना होगा वो रखा जाएगा, वरना किडनी के थ्रू, एक्सक्रीशन के थ्रू बॉडी के बाहर फेंक दिया जाता है। यही तरीका है हमारी बॉडी में किसी भी चीज को यूज करके या डिस्ट्रॉय करने का तरीका यही माना जाता है। तो एक्चुअली क्या है कि जो फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन है उसी के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड ये तीनों डिजीज हैं। होता क्या है कि फिनाइल एलेनिन या टायरोसिन अगर हमारी बॉडी में ज्यादा हो गया तो क्या किया जाएगा? इसको एक पाथवे है, एक मेटाबॉलिक पाथवे है, मैं डॉटेड लाइन इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि बीच का कुछ नहीं समझना। इससे फाइनली आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा, दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड होमोजेनिस्टिक एसिड। प्रोडक्ट का नाम क्या है? होमोजेनिस्टिक एसिड, या इसको नाम दिया गया एल कैप्टॉन। इसका दूसरा नाम क्या है? एल कैप्टॉन। तो एक होमोजेनिस्टिक एसिड या एल कैप्टॉन में इसको चेंज कर देते हैं। दोनों अमाइनो एसिड फिनाइलएलिन और टायरोसिन अगर एक लिमिट से ज्यादा हो गए तो वो किस में चेंज होते हैं? एक पाथवे है जिससे होते हुए वो किस में चेंज होते हैं? होमोजेनिस्टिक एसिड या एल कैप्टॉन में चेंज होते हैं। अब इस होमोजेनिस्टिक एसिड का क्या होगा? इसका एक्चुअली होता क्या है कि ये लिवर में जाता है, लिवर में एक एंजाइम है जो इसको तोड़ देगा और फिर लिवर से वो चीज एक्सक्रीशन से होते हुए बॉडी के बाहर जाती है। तो एक्चुअली इस होमोजेनिस्टिक एसिड का क्या होने वाला है? इसको लिवर क्या करेगा? तोड़ देगा, और तोड़ने के बाद जो बचेगा उसको जो है वो बॉडी के बाहर भेज दिया जाता है। यहाँ पे एंजाइम कौन सा है? एक लिवर का एंजाइम है, देयर इज एंजाइम, लिवर एंजाइम है। लिवर में एंजाइम का नाम क्या दिया गया? होमोजेनिस्टिक एसिड ऑक्सीडेज, जेनिस्टिक एसिड ऑक्सीडेज, ऑक्सीडेशन किया जाएगा, या इसको आप एल कैप्टॉन ऑक्सीडेज कह सकते हो। तो इस एंजाइम की प्रेजेंस में क्या किया जाएगा? इस होमोजेनिस्टिक एसिड को तोड़ दिया जाएगा। कौन तोड़ेगा भाई? लिवर। ये लिखा हुआ है कि ये लिवर एंजाइम है, तो ये रिएक्शन कहाँ होगी? लिवर में होगी। और लिवर में जब होगी तो उसके बाद जो बचेगा वो बॉडी से बाहर चला जाएगा, है ना। तो ये लिवर के अंदर जाएगा और लिवर से ये एक्सक्रीशन के थ्रू बॉडी के बाहर। अब एंजाइम प्रोटीन के होते हैं, आपने पढ़ा है। प्रोटीन बनाने के लिए आपको डीएनए यानी जीन चाहिए, तो यानी कि इस एंजाइम को बनाने के लिए कोई जीन होगा। अगर मान लीजिए कि वो जीन म्यूटेट हो जाए, अगर होमोजेनिस्टिक एसिड ऑक्सीडेज या एल कैप्टॉन ऑक्सीडेज को बनाने वाला जीन म्यूटेट हो जाए, अगर जीन म्यूटेट हो जाएगा तो ये एंजाइम नहीं बनेगा। आपको याद हो मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस जब पढ़ाया था तो बोला भी था कि आगे जाके हम कहीं पढ़ेंगे सेम चीजें, तो वो यही तो है। आपने कहा कि अगर कोई जीन म्यूटेट हो गया तो उसके पास 3 ऑप्शन होते हैं, या तो वो वही एंजाइम बनाता रहे विद लो कॉन्सेंट्रेशन, या कोई दूसरा एंजाइम बना दे, या कोई भी एंजाइम ना बनाए। तो इस केस में अगर हम बात करें तो जीन म्यूटेट होने पे होमोजेनिस्टिक एसिड या एल कैप्टॉन ऑक्सीडेज नहीं बना पाता। और अगर जीन म्यूटेट हो गया तो क्या होगा? होमोजेनिस्टिक एसिड का डिग्रेडेशन लिवर में नहीं होगा। लिवर में नहीं होगा तो क्या होगा? फिर ये डायरेक्टली यूरिन से ऐसे ही पास हो जाता है। जिस चीज को लिवर में जाके टूटना चाहिए था फिर उसके बाद किडनी से यूरिन के थ्रू पास होना चाहिए था। यहाँ पे क्या है कि अगर एंजाइम, इफ जीन फॉर एंजाइम, एंजाइम कौन सा जो ऊपर आपने लिखा हुआ है, इज म्यूटेटेड, अगर ये म्यूटेट हो गया, अगर ये म्यूटेट हो गया तो कोई एंजाइम नहीं बनेगा, नो एंजाइम। अब जब एंजाइम नहीं बनेगा तो ये जो होमोजेनिस्टिक एसिड या एल कैप्टॉन है इसका क्या होगा? इट पासेस विद यूरिन, ये यूरिन के साथ जाएगा। जैसे ही ये यूरिन लाइट के कांटेक्ट में आएगी, जैसे यूरिन अगर कहा जाए कि फॉर एग्जांपल पेनिस वजाइना जो भी यूरिनरी स्ट्रक्चर्स हैं, एक्सटर्नल जो ओपनिंग है, जैसे ही यूरिन लाइट के कांटेक्ट में आएगी, व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट इट टर्न्स ब्लैक। केमिकल रिएक्शन होती है, लाइट की प्रेजेंस में ये यूरिन क्या हो जाएगी? ये ब्लैक हो जाएगी। और इसी डिजीज को नाम दिया गया ब्लैक यूरिन डिजीज या एल कैप्टोन्यूरिया। इस डिजीज का नाम क्या लिखा था आपने? एल कैप्टोन्यूरिया।
या ब्लैक यूरिन डिजीज। तो पहली डिजीज अगर कहा जाए तो इस तरीके से होती है। बॉडी में 2 अमाइनो एसिड हैं, फिनाइलएलिन और टायरोसिन। दोनों हमारी बॉडी में यूज होते हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स में आते हैं। फिनाइलएलिन हमें प्लांट से लेना पड़ता है, टायरोसिन भी बाहर से लेना पड़ता है। अगर बाहर से लोगे तो उसका मतलब ज़्यादा भी ले सकते हो, ज़्यादा लीफी वेजिटेबल खाओगे तो आपको ज़्यादा अमाइनो एसिड मिल जाएंगे। अब ज़्यादा अमाइनो एसिड का बॉडी क्या करेगी? तो कुछ नहीं करेगी, बॉडी इसको एक मेटाबॉलिक पाथवे से होते हुए होमोजेनिस्टिक एसिड में चेंज करती है। फिर ये होमोजेनिस्टिक एसिड लिवर का एंजाइम है, होमोजेनिस्टिक एसिड ऑक्सीडेज, इसकी प्रेजेंस में ये जाके आगे डिस्ट्रॉय हो जाता है। डिस्ट्रॉय हो गया तो कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ तो फिर उस केस में क्या करना है? फिर आपको ये क्लॉज देखना है कि अगर लिवर में जो ये एंजाइम बन रहा है, ये एंजाइम को बनाने वाला जीन म्यूटेट हो गया। अगर म्यूटेट हो गया तो ये यूरिन के साथ पास हो जाएगा। जैसे यूरिन लाइट के एक्सपोज में आएगी वो ब्लैक कलर की हो जाएगी। डिजीज को नाम दे दिया गया ब्लैक यूरिन डिजीज या एल कैप्टोन्यूरिया। ये पहली डिजीज है। क्लियर? यस सर। ठीक, अब दूसरे पे चलते हैं। फिनाइलएलिन हमारी बॉडी में टायरोसिन में भी बदल सकता है। मतलब फिनाइलएलिन अगर ज्यादा हो गया, मान लीजिए अभी तो हमने मान लिया कि दोनों ज्यादा हैं, अगर दोनों ज्यादा हैं तो हमने मान लिया कि भाई दोनों इस पाथवे से जाएंगे, तो ये पहली डिजीज हो गई एल कैप्टोन्यूरिया। अब मैं क्या बात कर रहा हूँ कि मान लीजिए ये फिनाइलएलिन टायरोसिन में चेंज हो। अब फिनाइलएलिन टायरोसिन में कैसे चेंज होता है? इसके लिए फिर एक एंजाइम चाहिए, लिवर का एंजाइम है। यहाँ पे भी लिवर का इंपॉर्टेंट रोल है। एक लिवर का एंजाइम है, और वो लिवर एंजाइम कौन सा है? इसे नाम दिया गया फिनाइल, हाँ बेटा बोलो, एलेनिन। सर ये ब्लैक अगर यूरिन आता है तो प्रॉब्लम क्या है किसी पेशेंट को जिससे है तो? बेटा वो सारा फिर मेडिकल साइंस के अप्लॉज है, हम क्या करें उसमें। ये तो ब्लैक यूरिन डिजीज है, इसीलिए तो मेटाबॉलिक एरर है। जैसे किसी का पेट खराब हो जाए तो बीमारी तो ना है, पेट खराब हो गया ठीक कर लो। इसको फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर बोला जाता है। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, बाहर हाँ जब यूरिन बाहर पास होगा तब ब्लैक होगा ना, मतलब हाँ निकलेगा तब तो ब्लैक। नॉर्मली। तो बाहर तो हो गई पास, अब लोगों के हिसाब से तो बीमारी है ना। किसी के चेहरे पे पिंपल निकल आए तो उसे काहे को परेशानी हो रही है? पिंपल ही तो निकल गया है, कोई हाथ पैर तो ना टूट गया। लेकिन नहीं, आजकल तो सारा रिसर्च इसी बात का है कि चेहरा कैसे खराब हो गया। जबकि सबको पता है कि एक्स्ट्रा ऑयली स्किन होगी, हार्मोनल रेगुलेशन का अनकंट्रोल्ड वे होगा, बाल सफेद हो गए तो क्या फर्क पड़ रहा है? बाल तो है ना, गंजा तो नहीं है। गंजा होगा तो बीमारी होती है, बाल्डनेस जेनेटिकल डिजीज है। लेकिन बाल अगर व्हाइट हो गए, लेकिन नुकसान तो तब भी है, लोगों का लुक खराब हो रहा है। तो सेम सिचुएशन ये भी है कि हम कई बार बहुत सारे डिसऑर्डर्स को, जो बॉडी में मेल फंक्शनिंग है, उसको भी हम बड़ा क्रॉनिक ले लेते हैं। ऐसे यहाँ पे समझ लो। मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि मुझे राइट नाउ नहीं पता कि ब्लैक यूरिन डिजीज से कोई और चीज रिलेट होती है क्या, लेकिन जेनेटिकल डिसऑर्डर है, बाय बर्थ है, एरर है, आपकी मेटाबॉलिक की एरर है, लेकिन बाय बर्थ है। क्योंकि म्यूटेशन पैदा होने के बाद नहीं होगा, म्यूटेशन आपको बाय बर्थ मिलेगा। सेम कि 2 कैरियर हो, मान लीजिए एल कैप्टोन्यूरिया के, वो दोनों मेट करें तो 25% केस में बेबी जो बॉर्न होगा वो एल कैप्टोन्यूरिया का पेशेंट होगा, उसकी यूरिन हमेशा ब्लैक कलर की निकलेगी। तो इस तरीके से आपको इन चीजों को सोचना है। मेरी बॉडी में मान लीजिए अचानक से हो गया तो म्यूटेशन है, क्योंकि पहली बार किसी न किसी को तो होगा। हमेशा अगर ये माइंड में आए कि सर पहले क्या हुआ, तो पहला वाला तो क्वेश्चन मार्क है, बिकॉज म्यूटेशन है तो सडन वर्ड आएगा। जैसे अगर मान लो सिकल सेल एनीमिया भी लीथल है, तो आप कहें कि सर अगर लीथल है तो फिर 2 लोग जो जिंदा है वो कैसे है? तो वो दोनों तो बाय म्यूटेशन हुए। मान लीजिए मैं 30 साल का हूँ, मेरी बॉडी में म्यूटेशन हो और अब मेरी बॉडी सिकल सेल एनीमिक हो जाए, तो मैं तो ना मर जाऊंगा, मैं जिंदा रहूंगा। अब 2 कपल हैं और वो दोनों सिकल सेल एनीमिक हैं और वो दोनों मेट करते हैं, तो बाय बर्थ जो जाइगोट बनेगा वो लीथल होगा। दोनों कपल नहीं मर जाएंगे, वो दोनों अपना टाइम स्पैन, जो लाइफ स्पैन है वो बिता के जाएंगे पूरा। लेकिन अगर 2 कपल मेट करते हैं तो आने वाली जनरेशन लीथल की क्रॉस में जाएगी, और ये हर जगह रहेगा। दोनों कपल को जिनको सिकल सेल एनीमिया सडन होगा म्यूटेशन की वजह से, हाँ म्यूटेशन कैरियर होंगे, वो डिपेंड करता है। वो तो जेनेटिक्स में देखना पड़ेगा कि म्यूटेशन दोनों, मतलब होमोलॉगस क्रोमोसोम पे जो 2 जीन सामने सामने आ रही हैं, दोनों पे हो गया या किसी एक पे हो गया। अगर दोनों पे हो गया होता तो फिर हर बेबी सिकल सेल एनीमिक ही होगा, फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। और अगर कोई एक कैरियर या एक एनीमिक है तो उस हिसाब से कैलकुलेट होगा, अगर दोनों कैरियर है तो उस हिसाब से कैलकुलेट होगा।
मतलब पहले हमेशा आपको ये समझना है कि कहीं पे भी अगर लीथल वाली बात आती है तो आपको ये माइंड में रखना है कि लीथल टर्म बाय जाइगोटिक कॉम्बिनेशन आएगा। जिन दो इंडिविजुअल में पहली बार म्यूटेशन हुआ वो नहीं मरेंगे, उसके बाद आने वाली जनरेशन जो है वो लीथल को शो करेगी। और ये चीज हर डिसऑर्डर के साथ रहेगी जब तक आप ये मेंडेलियन डिसऑर्डर में जहां जहां ये लीथल टर्म पढ़ोगे सब जगह यही बात आपको अप्लाई करनी है। सर अगर ट्विंस हो गए तो दोनों अबाउट हो जाएगा। बिल्कुल, ट्विंस में डिपेंड करता है कि वो मोनोजाइगोटिक है तो आएगा केस, डाइजाइगोटिक है तो ऑप्शनल है। ट्विंस के भी तो अलग अलग क्लॉज है ना। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे कि फिनाइल एलेनिन भी टायरोसिन में चेंज हो सकता है बाय यूजिंग द लिवर एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। अगर ऐसा है तो नॉर्मल केस है, तो मतलब फिनाइल एलेनिन की कॉन्सेंट्रेशन तो कम हुई ना। एक तो इस तरीके से पहला क्रॉस है, इस तरीके से कम हो सकती है, या ये दूसरा है कि फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में, अब टायरोसिन ज्यादा हो जाएगा उसका क्या करेंगे बात की बात है। फिलहाल फिनाइल एलेनिन से पीछा छूटा, ये ज्यादा हो रहा था तो या तो होमोजेनिस्टिक एसिड में ले जाओ, नहीं तो फिनाइल एलेनिन को लिवर के अंदर ही आप टायरोसिन में चेंज कर दो, ये भी हो सकता है। अब मान लीजिए कि फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज भी एंजाइम है तो इसको बनाने वाला भी जीन होगा, अगर इसका जीन म्यूटेट हो गया तो क्या होगा, तो फिर आगे कुछ और होगा। अगर यहाँ पे हम बात करें कि इसका जीन म्यूटेट हो गया, इफ जीन इज म्यूटेटेड, अगर फिनाइल एलेनिन को बनाने वाला जीन म्यूटेट हो गया, अगर उस जीन में म्यूटेशन हो गया तो कोई एंजाइम नहीं बनेगा, नो एंजाइम। अगर कोई एंजाइम नहीं बनेगा तो ये जो फिनाइल एलेनिन है ये हमारे ब्रेन में जाके एक्यूमुलेट होगा, और एक्यूमुलेट होने से पहले क्या होगा, ये कन्वर्ट होता है किसमें, फिनाइल पायरुविक एसिड में। ये किसमें चेंज होगा, फिनाइल पायरुविक एसिड या पायरुवेट में चेंज होगा, या इसके डेरिवेटिव्स, इससे डिराइव स्ट्रक्चर्स भी बन सकते हैं। ये हमारे जाएंगे ब्रेन के अंदर, और जब ब्रेन के अंदर ये एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो ब्रेन काम नहीं करेगा, उस डिजीज को नाम दे दिया गया फिनाइल कीटोन्यूरिया, PKU। तो अगर एंजाइम नहीं बना क्योंकि जीन में म्यूटेशन हो गया, अगर फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं बना तो फिनाइल एलेनिन की एक्सेस कॉन्सेंट्रेशन किस में जाएगी, फिनाइल पायरुवेट और उनके डेरिवेटिव्स में जाएगी। ये डेरिवेटिव्स ब्रेन में जाके एक्यूमुलेट कर जाते हैं, मेंटल रिटार्डेशन होगा। ब्रेन में कुछ भी एक्यूमुलेट कर दोगे तो यानी न्यूरॉन्स काम नहीं करेंगे, न्यूरॉन्स नहीं काम करेंगे तो एक कॉमन सिम्टम है मेंटल रिटार्डेशन, पुअर डेवलपमेंट, दिमाग काम नहीं कर रहा आपका। अगर और ज्यादा हो गया तो ये किडनी से भी बाहर जाएगा, मतलब यूरिन के थ्रू भी पास होगा। अगर पुअर एब्जॉर्प्शन होता है, PKU में जो चीजें हैं फिनाइल पायरुवेट है वो एब्जॉर्ब नहीं होते तो यूरिन के साथ भी जाएगा, तो भी उस डिजीज को नाम दे दिया जाएगा फिनाइल कीटोन्यूरिया। ब्रेन में भी एक्यूमुलेशन हो सकता है, यूरिन के साथ भी पास हो सकता है। तो ये दूसरा डिसऑर्डर हो गया PKU, फिनाइल कीटोन्यूरिया, है ना। तीसरा क्या है, तीसरा यूरिन के साथ पास होगा तो कैसे पता चलेगा, वो तो आपको यूरिन का टेस्ट कराना पड़ेगा जैसे आप कराते हो। बेटा 1 मिनट दो मुझे, ये ज्यादा ही कॉल कर रहा है बंदा, कौन है भाई। फर्जी कॉल बहुत आते हैं। हाँ, वो तो आपको यूरिन की एनालिसिस करनी पड़ेगी तब पता चलेगा, जैसे यूरिन के पैथोलॉजिकल टेस्ट कराते हैं ना तब समझ में आएगा। सर इधर तो जैसे पता चल गया था जब एक्सपोज टू लाइट। अब बहुत सारी चीजें नहीं पता चलती, जैसे होता ही है कि यूरिन के इन्फेक्शंस होते हैं ना, UTIs। अब UTI अगर हो रहा है, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो रहे हैं, तो क्या है, ज्यादा से ज्यादा आपको बर्निंग सेंसेशन होता है। जब आप यूरिन बॉडी से पास आउट करेंगे तो थोड़ी सी जलन लगेगी, थोड़ा सा पेल येलो कलर का यूरिन हो जाएगा, कभी कभार यूरिन में ब्लड आना शुरू हो जाता है। बट इन सब चीज़ का कंफर्मेशन एक्चुअली आपको पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स देती है। सेम यहाँ पे भी आप पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स में देखोगे, है ना। यूरिन टेस्ट कराओ आप, तो उसमें KFT होता है ना, किडनी फिल्ट्रेशन टेस्ट होते हैं, तो उन सब में ये सब चीज़ें कैलकुलेट करके बताया जाता है कि बॉडी में प्रोटीन कितनी, यूरिन में प्रोटीन कितनी आ रही है, यूरिन में शुगर कितनी आ रही है, यूरिन में अमाइनो एसिड कितने आ रहे हैं, कुछ नॉर्मल है कुछ अब नॉर्मल है, तो पता चल जाएगा। तीसरा क्या है, थर्ड है हमारे पास ये टायरोसिन वाला। मान लीजिए फिनाइल एलेनिन ने भी टायरोसिन बना दिया और टायरोसिन वैसे भी था, तो अब क्या करेंगे, अब इस टायरोसिन को कहाँ लेके जाएं। तो एक तीसरा ऑप्शन है, टायरोसिन का हमारी बॉडी में क्या यूज होता है, हमारी बॉडी में यहाँ भी एक मेटाबॉलिक पाथवे है, टायरोसिन का एक चेंज होना है, और चेंज होने के बाद हमारी बॉडी में टायरोसिन से क्या बनता है, यहाँ से बनता है हमारी बॉडी में मेलानिन। मेलानिन वो कंपाउंड है जो हमारी बॉडी में
स्किन और हेयर पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके लिए एक एंजाइम है टायरोसिनेज, लेकिन ये लिवर का एंजाइम नहीं है। जैसे आपने ऊपर के दोनों एंजाइम के लिए लिखा है कि ये लिवर एंजाइम है, होमोजेनिस्टिक एसिड ऑक्सीडेज, ये भी लिवर एंजाइम है, फिनाइल एल्निन हाइड्रोक्सिलेज। टायरोसिनेज लिवर एंजाइम नहीं है। वैसे भी मेलानिन की सिंथेसिस मेलानोसाइट्स में होगी, तो मेलानोसाइट और लिवर तो दूर दूर की बात है। तो बॉडी में जितना भी टायरोसिन होगा वो किस में चेंज होता है? मेलानिन में चेंज होता है। टायरोसिन भी एंजाइम है। अगर मान लीजिए यहाँ पे जीन म्यूटेट हो जाए, इफ जीन इज म्यूटेटेड, सर ये हम उस केस की बात करें जो फिनाइलएलानिन से टायरोसिन बन चुका है। इससे बने या किसी प्रोटीन से डायरेक्टली टायरोसिन बने, टायरोसिन ज्यादा होना चाहिए। टायरोसिन के पास भी दो ऑप्शन है, या तो टायरोसिन यहाँ जाएगा होमोजेनिस्टिक एसिड में, या टायरोसिन मेलानिन की सिंथेसिस में जाएगा। फिनाइलएलानिन के पास भी दो ऑप्शन है, या तो वो होमोजेनिस्टिक एसिड में जाएगा या वो टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाएगा। और मेलानिन तो हमें चाहिए। मेलानिन हमारी बॉडी ब्लैक कलर स्किन का है या हेयर का है तो मेलानिन की वजह से ये। अब टायरोसिनेज बनाने वाला अगर जीन म्यूटेट हो गया तो कोई एंजाइम नहीं बनेगा, नो एंजाइम। और कोई एंजाइम नहीं बनेगा तो स्किन और हेयर ब्लैक कलर की जगह व्हाइट कलर के हो जाएंगे। डिजीज को नाम दे दिया गया एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म जेनेटिकल होता है। किसी का आपने देखा हो तो बिल्कुल व्हाइट स्किन और बिल्कुल व्हाइट हेयर। 10 साल का लड़का भी होगा तो भी उसके हेयर सारे व्हाइट होंगे। कई बार हमें लगता है कि फॉरेनर है, फॉरेनर नहीं है, एल्बिनिज्म का केस है। तो ये तीनों डिसऑर्डर एक ही मेटाबॉलिक पाथवे के रिलेशन में है, इसीलिए इस सबको इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म का नाम दिया गया। सर सिर्फ स्किन वाइट हो गई और हेयर नहीं हुए तो? नहीं होगा ही होगा। मेलानिन बॉडी में कम बन रहा है इसीलिए ये चीजें आ रही हैं। रीजन और भी हो सकते हैं। हम एट ए टाइम एक बार में एक चीज पढ़ते हैं, जैसे वो अपने 11th में मैंने आपको पढ़ाया था लिमिटिंग फैक्टर। तो हम ये मान लेते हैं कि कोई एक ही चीज लिमिट करेगी, बाकी चीज लिमिट नहीं करेंगी। अब जैसे कहा जाए मेलानिन ना बने तो इसके लिए चलो टायरोसिनेज को म्यूटेट कर दिया, जीन को म्यूटेट कर दिया तो भी मेलानिन नहीं बना। मैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ही नहीं रिलीज होने दूं मिडिल पिट्यूटरी से तो भी मेलानिन नहीं बनेगा। मैं सनलाइट की अवेलेबिलिटी को कम कर दूं तो भी तो मेलानिन नहीं बनेगा। और आपने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के हिसाब से भी पढ़ा है कि मेलानिन बनाने के लिए 3 डोमिनेंट जीन चाहिए, उनके कॉम्बिनेशंस में भी तीनों रिसेसिव ले लो तो भी मेलानिन नहीं बनेगा। अब ये तो चेक करना पड़ेगा ना कि आपकी बॉडी में मेलानिन नहीं बन रहा तो किस वजह से नहीं बन रहा। एक वजह ये भी हो सकती है और ये वजह जेनेटिकल है। अगर फादर मदर ऐसे हैं तो आने वाली जनरेशन भी ऐसी ही होगी। एल्बिनिज्म जेनेटिकल है, जेनेटिकल है तो क्योर नहीं हो सकती है ना, जेनेटिकल है तो क्योर नहीं हो सकती। आप जीन्स को कैसे चेंज करोगे, ये रहेगा ही रहेगा। एक एज के बाद बाल सफेद होना और बाय बर्थ सफेद होना दो अलग अलग बातें। सर एक एज के बाद कैसे हो जाते हैं? एज के बाद तो फिर आपके न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी और उन सब में है ना, एजिंग प्रोसेस भी तो है। हमारी बॉडी में एजिंग भी है, एजिंग है तो उससे भी मेलानिन टूटता है। एक्चुअली बना तो पहले से ही है बट वो टूटेगा, जैसे जैसे टूटता जाएगा मेलानिन का जैसे जैसे डिग्रेडेशन होगा वैसे वैसे वाइट होते जाएंगे। और सर सिर्फ बाल ही क्यों होते हैं, फिर स्किन क्यों नहीं होती? आपकी तो पॉलीजेनिक है ना, स्किन तो आपकी बन रही है, स्किन एक अलग चीज है। बाल तो जो बना हुआ है वो वाइट होगा है ना, स्किन तो आपकी रोज बदल रही है। स्किन तो बाई जीन्स ही आ रहे हैं ना। स्किन तो आपकी स्किन में 4 लेयर होती है, जो नीचे वाली लेयर है जर्मिनेटिवम है शायद नाम, तो वो तो नई नई स्किन की सेल्स बना रही है। और माइटोसिस में जो पेरेंट सेल का क्रोमोसोम नंबर है, जो जीन का कॉम्बिनेशन है, वही तो आगे रहेगा। तो स्किन तो जैसी बाई बर्थ मिल गई वैसी ही रहने वाली है, वो तो ना बदलेगी। लेकिन बाल में मेलानिन था, वो मेलानिन टूट गया, बाल दोबारा नहीं आ रहे हैं। बाल जो ब्लैक थे वो टूट रहे हैं। ऐसा था ना कि सारे बाल झड़ जाएंगे उसके बाद व्हाइट बाल निकलेंगे, ऐसा तो ना होता है। जितने हेयर फॉलिकल आपके स्किन पे है, आपके हेयर पे, आपके हेड में, अंडर आर्म्स में है, उन सब जगह व्हाइटनेस आएगी। तो वो इसलिए क्योंकि हेयर फॉलिकल वही का वही है, उसके अंदर जो मेलानिन था वो टूट रहा है। मेलानिन टूटेगा तो कलरलेस होने लगेंगे। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट डिजीज पे चलते हैं। 5 हो गई हमारी, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, और 3 आपने ये सामने लिखी है, एल्केप्टोन्यूरिया, एल्बिनिज्म और फिनाइलकीटोन्यूरिया। अगली डिजीज पे चलते हैं, 6
6 नंबर पे एक नाम याद रखिएगा, सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये मैंने आपको प्लियोट्रॉपी में भी पढ़ाया था, सिस्टिक फाइब्रोसिस, है ना। ये प्लियोट्रॉपी का भी एग्जाम्पल है ना। ऑल्सो इन प्लियोट्रॉपी, प्लियोट्रॉपी का मतलब था जीन एक और उसके इफेक्ट मल्टीपल हो, प्लियोट्रॉपी। सिस्टिक फाइब्रोसिस प्लियोट्रॉपी में भी है और ये लीथल भी है, ये भी डेडली है ना। अब सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है, म्यूटेशन तो हो गई, वो तो चलता रहेगा। अब सिस्टिक फाइब्रोसिस का जो जीन होता है वो क्रोमोसोम नंबर 7 पे होता है, लेकिन अब हर डिजीज के क्रोमोसोम नंबर तो नहीं याद कर सकते, इसीलिए मैंने शुरू में बोला कि अगर एनसीईआरटी में दिया है, जैसे थैलेसीमिया में दिया हुआ है, तो याद कर लो, नहीं दिया है तो छोड़ दो, क्योंकि सबके क्रोमोसोम नंबर आप गूगल भी करोगे तो भी शायद नहीं मिलेंगे। आपको हायर लेवल की कोई मेडिकल साइंस की बुक ढूंढनी पड़ेगी जिसमें जेनेटिक डिसऑर्डर को दे रखा हो, तब आपको सबके क्रोमोसोम नंबर मिलेंगे। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस प्लियोट्रॉपी में भी आएगा, लीथल भी आएगा। मान लेते हैं जो भी जीन है, इफ जीन इज म्यूटेटेड, अगर जीन में म्यूटेशन हुआ तो इसका रिजल्ट क्या होगा। इसका पहला रिजल्ट तो ये आता है कि जो क्लोराइड आयन ट्रांसपोर्ट आप पढ़ते हैं, जो आपने सर्कुलेशन में क्लोराइड शिफ्ट पढ़ा होगा, वो फेल हो जाएगी। और अगर क्लोराइड शिफ्ट फेल हो जाएगी तो आप मान लीजिए कि पूरी तरीके से रेस्पिरेशन चोक कर जाएगा, जो सर्कुलेशन आप पढ़ रहे हो, ब्लड का मूवमेंट आप पढ़ रहे हो, वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। तो पहला काम तो ये फेल्योर ऑफ क्लोराइड आयन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। ये, और क्योंकि ये प्लियोट्रॉपी है तो यानी कि और भी काम होते होंगे। प्लियोट्रॉपी का मतलब ही होता है जीन एक, फंक्शंस बहुत सारे। तो एक फंक्शन तो ये हो गया कि क्लोराइड आयन ट्रांसपोर्ट का फेलियर हो गया। बाकी फंक्शन क्या है, बाकी फंक्शन में यहाँ जो म्यूकस रिलीज होता है, म्यूकस हमारी बॉडी में बहुत सारी जगह है, तो जो म्यूकस रिलीज हो रहा है वो बहुत ज्यादा थिक हो रहा है, एबनॉर्मली विसिड हो रहा है, एबनॉर्मली विसिड। विसिड का मतलब थिकनेस, है ना, डार्क येलो कलर का। कई बार किसी को खांसी होती है, सो के उठो जब सुबह तो पूरा गला तो चोक कर गया है, सारा म्यूकस तो बहुत गाढ़ा सा क्लॉट बन गया है, जब आप स्पिट करोगे तो आपको ग्रीनिश या येलो कलर का नजर आएगा। तो अब नॉर्मली विसिड म्यूकस हो जाता है। अब म्यूकस हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, लंग्स का पैसेज है, लंग्स मतलब पल्मोनरी, है ना। लिवर में भी डक्ट आप पढ़ते हो, हेपेटिक डक्ट। लंग्स में क्या है, पैनक्रियाटिक डक्ट। लंग्स में क्या आएगा, सॉरी पैनक्रियाज में आएगा, लंग्स में क्या आएगा, पल्मोनरी डक्ट, PUL। तो ये पल्मोनरी ट्रैक्ट के अंदर जाके डिपॉजिट हो जाएगा म्यूकस। लिवर है तो हेपेटिक डक्ट के अंदर जाके डिपॉजिट हो जाएगा। और अगर पैनक्रियाज है तो पैनक्रियाटिक डक्ट के अंदर जाके डिपॉजिट हो जाएगा। अगर आप देखो तो ये हमारी बॉडी के मेन फिजियोलॉजी में इन्वॉल्व है। लिवर डिटॉक्सिफिकेशन और डाइजेशन में इन्वॉल्व है, पैनक्रियास डाइजेशन में इन्वॉल्व है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व है। अगर इन पाथवे के अंदर ये म्यूकस डिपॉजिट हो गया तो ये बंद हो जाएंगे पाथवे, ये ब्लॉक हो जाएंगे, है ना, ब्लॉकेज हो जाएगा। ब्लॉकेज होने का मतलब है लीथल, डेडली, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप पैनक्रियाटिक डक्ट को म्यूकस से बंद कर दो, लिवर हेपेटिक डक्ट को बंद कर दो, लंग्स पल्मोनरी ट्रैक्ट को बंद कर दो। सर जब ये एकदम से सडन किसी में आया होगा म्यूटेशन से, तो उसमें ये सब चीजें जब ब्लॉक हो गई होंगी, तब तो फिर उसकी डेथ हो जानी चाहिए थी, पर नहीं होती। नहीं, डेथ हुई होगी लेकिन किसी ने रिपोर्ट नहीं किया होगा, है ना। यूजुअली कंसर्न ये माइंड में आता है कि सर ये सब पता कैसे चलता होगा। तो मैंने आपको जैसे पिछली क्लास में बोला था कि ये तो साइंस है। जैसे जैसे लोगों ने केसेस को रिपोर्ट किया, जैसे जैसे उनकी जेनेटिक काउंसलिंग और उनका सो कॉल्ड पोस्टमार्टम किया गया होगा, उनके कॉज ऑफ डेथ निकाला गया होगा, चाहे क्रिमिनल केस हो चाहे नॉर्मल सोशल केस हो, वैसे वैसे चीज़ें रिपोर्ट होती हैं। मान लीजिए आज मेरी बॉडी में म्यूटेशन हो, तो आज मेरी बॉडी में मुझे सिस्टिक फाइब्रोसिस हुआ, मेल को भी हो सकता है, फीमेल को भी हो सकता है, तो ये सारी बातें आएंगी। अब आज अगर हुआ तो मान लो मैं 40 साल तो जिंदा रह ही लिया, 5 साल मैंने और खींच दिए बीमारी में, 45 के बाद डेथ हो गई तो क्या होगा, घर वाले बोल देंगे नेचुरल डेथ है, हो गई तो हो गई। कौन पता करने जा रहा है कि भाई खांस रहा था क्यों डेथ हुई। हमारे यहाँ तो मान लेते हैं कि भाई अगर कफिंग हो रही है तो बस ट्यूबरकुलोसिस ही हुआ होगा, TB ही हुआ होगा। तो इट्स डिफरेंट, है ना। एक्चुअली साइंस में जो ये जेनेटिक डिसऑर्डर वाले क्लॉजेज हैं, ये कहीं ना कहीं हमें बाहर की दुनिया से मिले।
सब म्यूटेशन होगा तो ये बाय बर्थ नहीं होगा मतलब? पहली बार अगर मेरी बॉडी में हुआ तो मैं सरवाइव कर रहा हूँ। अब 2% जो सिस्टिक फाइब्रोसिस के कैरियर या केसेस हैं, तो आने वाली जनरेशन में क्या चांसेस होंगे वो मेंडलिज्म के हिसाब से निकाल लो। सेम मैं बात कर रहा हूँ कि पहली बार अगर सिस्टिक फाइब्रोसिस मुझे हुआ तो मेरा लंग्स मेरे चोक होंगे, मेरे लिवर पैनक्रियास चोक होंगे, मेरी बॉडी में क्लोराइड एंड ट्रांसपोर्ट, मतलब 3 चैप्टर जो आप शुरू में पढ़ते हो, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, तीनों खत्म हो गए। अगर ये तीनों सिस्टम बॉडी से खत्म कर दोगे तो बॉडी कब तक सरवाइव करेगी? एक टाइम के बाद डेथ ही हो जाएगी। तो लेकिन बिफोर डेथ अगर कोई रिप्रोड्यूस कर गया तो आने वाली जनरेशन को तो उसने जीन ट्रांसफर कर दिया ना, वो तो कैरियर हो गया ना। और अगर एक सिस्टिक फाइब्रोसिस का केस किसी नॉर्मल वुमेन से मैरी करता है तो आप सिस्टिक फाइब्रोसिस को नॉर्मल से जब क्रॉस कराओगे तो कैरियर बनेंगे ना, तो कैरियर से फिर आने वाली जनरेशन में चला गया। कैरियर में सिम्टम्स नहीं आ रहे लेकिन कैरियर कैरी तो कर रहा है ना। अब जब 2 कैरियर मेट करेंगे तो फिर दोबारा से वो डिजीज आना शुरू होगी, फिर तो वो चल गया ना। एक बार होने में क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद तो एक्सप्लेन आप कर ही सकते हो ना। यस सर। ठीक है, लास्ट इसमें जो आपको पढ़ना है ये है हीमोफीलिया सी। हीमोफीलिया सी, हीमोफीलिया अलग अलग टाइप के होते हैं, अभी हम नहीं पढ़ रहे हीमोफीलिया, लेकिन जो सी टाइप का है ये आपको याद रखना है कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। हीमोफीलिया में ब्लड क्लॉट नहीं होता, सर ने आपको सर्कुलेशन में पढ़ाया होगा। तो ये हीमोफीलिया ए होता है जो एक्स रिसेसिव है, हीमोफीलिया बी है वो भी एक्स रिसेसिव है, बट जो हीमोफीलिया सी है वो ऑटोसोमल रिसेसिव है। तो हीमोफीलिया भी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, बस आपको ध्यान में रखना है कि हीमोफीलिया सी इज नॉट एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, इट्स एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। आपने ब्लड क्लॉटिंग के फैक्टर पढ़े होंगे, एज पर नॉलेज 12 फैक्टर हैं, 12 चीजें चाहिए तो हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग होती है। उन 12 में से 3 चीजें ऐसी हैं जहाँ पे एंजाइम या प्रोटीन है, और अगर एंजाइम या प्रोटीन है तो उसको बनाने वाले जीन भी होंगे, और जीन को अगर म्यूटेट कर दोगे तो वो एंजाइम या प्रोटीन नहीं बनेगा, अल्टीमेटली ब्लड क्लॉट नहीं होगा। अगर इंजरी हुई और ब्लड क्लॉट नहीं हुआ तो डेथ भी हो सकती है। बाई बर्थ डेथ नहीं होगी, खून बहता जा रहा है, ब्लड का एक्सेसिव लॉस हो गया इसलिए डेथ हुई है। ये नहीं कि हीमोफीलिया है तो डेथ हो ही गई। किसी पर्सन को पूरी लाइफ में कोई इंजरी नहीं हुई तो उसकी डेथ हो ना हो जाएगी। मान लो मैं अगर हीमोफीलिक हूँ, मुझे पता भी चल जाए तो मैं इस बात का ध्यान रखूंगा ना मेरा हाथ कहीं से कटे ना, कहीं से भी मेरी बॉडी में ब्लीडिंग ना हो जाए, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी मेरी बॉडी में। ऐसा करके पूरी जिंदगी पार कर दीजिए आप। तो हीमोफीलिया भी लीथल नहीं है। हाँ, एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड से अगर डेथ हो गई तो दैट इज डिफरेंट थिंग। हीमोफीलिया सी होता किससे? दिस इज लैक ऑफ फैक्टर नंबर 11, ब्लड क्लॉटिंग का जो फैक्टर है 11, फैक्टर 11 कौन सा है? पीटीए कहलाता है। पीटीए क्या है? प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिक एंटीसीडेंट। पढ़ा है नहीं पढ़ा है? ब्लड क्लॉटिंग याद है? 11th में पढ़ा होगा आपने सर्कुलेशन में। ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत सारे फैक्टर्स चाहिए, फैक्टर नंबर 8, फैक्टर नंबर 9, फैक्टर नंबर 11। ये 3 ऐसे हैं जो प्रोटीन फैक्टर हैं, और अगर ये प्रोटीन फैक्टर है तो इसका मतलब इनको बनाने वाला जीन होगा। अगर वो जीन म्यूटेट हो गया तो ये प्रोटीन नहीं बनेगी, ये फैक्टर नहीं होगा तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा तो डिसऑर्डर या डिजीज हीमोफीलिया कहलाता है। ये रेयर केस है, बहुत कम ऐसा होता है, जनरली रेयर। बट अगर हीमोफीलिया सी है तो दोनों को होगा, मेल या फीमेल, क्योंकि ऑटोसोमल है। ऑटोसोमल है तो ये डिजीज दोनों को हो सकती है, बट इट्स ए रेयर टाइप ऑफ डिसऑर्डर। डन? यस सर। सो ये सारे ऑटोसोमल रिसेसिव है, सबकी पेडिग्री एक जैसी बनेगी, क्योंकि पेडिग्री ऑटोसोमल रिसेसिव की बनती है। पेडिग्री सिकल सेल थैलेसीमिया, पीकेयू, एल्बिनिज्म, एल्केप्टोन्यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस या हीमोफीलिया सी की नहीं बनेगी। पेडिग्री ऑटोसोमल रिसेसिव की बनती है, तो सबकी पेडिग्री एक ही जैसी होगी। कोई भी नाम यूज कर लो, सब जगह अप्लाई कर सकते हो, है ना, क्योंकि सबके पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो सेम है। सारी ऑटोसोमल है, यानी मेल फीमेल दोनों को डिजीज हो सकती है, इक्वल चांसेस हैं। और रिसेसिव है, रिसेसिव होने के लिए आपने क्या पढ़ा था मेंडलिज्म में?
रिसेसिव कैरेक्टर तभी अपीयर होता है जब वो होमोजाइगस सिचुएशन में होगा। तो रिसेसिव जो म्यूटेंट जीन है वो जब तक होमोजाइगस नहीं होगी तब तक डिजीज नहीं आएगी। कैरियर हो सकता है, नॉर्मल तो नॉर्मल रहेगा ही रहेगा। नाउ अनदर कैटेगरी पे मूव करते हैं, सेकंड कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी क्या है? ऑटोसोमल डोमिनेंट। अब ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो इसका मतलब मेल फीमेल दोनों को होगी क्योंकि ऑटोसोमल डिजीज है। और अगर एक म्यूटेंट एलील भी हुआ तो भी होगी और दो म्यूटेंट एलील है तो भी होगी, क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर तो होमोजाइगस हेटेरोजाइगस दोनों में अपीयर होता है। तो कैटेगरी हमारी क्या है? ऑटोसोमल डोमिनेंट, है ना। इसमें एक ही ऑप्शन है, एक ही एग्जाम्पल बुक में दिया हुआ है, एक ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, ठीक है। डिस्ट्रॉफी का मतलब होता है हमारे हाथ पैर की जो हड्डियां हैं उनका शेप चेंज हो जाना। आपको जो अपनी बोन्स, जहाँ जहाँ बोन्स हैं, आपके लेग्स में बोन्स हैं, आपके हैंड में बोन्स हैं, आपके नेक में बोन्स हैं, आपके फेस में आपने फेशियल बोन्स पड़ी होंगी, 14 होती हैं। अगर बोन आड़ी तिरछी हो गई तो फेस, नेक, लेग, हैंड सब आड़े तिरछे हो जाएंगे। उस डिजीज को बोलते हैं मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, है ना। यहाँ पे मसल वेस्टिंग है। मसल वेस्टिंग का मतलब मसल्स काम नहीं कर रही। या आप ऐसे लिख सकते हो वीकनेस। तो ये लीथल है? नहीं, वीकनेस इन कहाँ मिलेगा आपको? लेग, हैंड, नेक, फेस। वीकनेस किसका है? मसल्स का। मसल्स वीक हो गई हैं, मसल वेस्टिंग कहलाता है। मसल काम नहीं कर रही। हमारे लेग्स, हमारे चलने फिरने, हमारे हाथ को उठाने घूमने, हमारी गर्दन को मोड़ने में, पीछे देखने में, हमारे फेस में आप अपना लोअर जॉ बार बार मूव कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ तो हमारा नीचे का जो जॉ है वो मूव कर रहा है। हमारी नोज है, फेस में 14 बोन होती हैं, फेशियल बोन्स 14 होती हैं। तो इन बोन्स को जोड़ने के लिए जहाँ जहाँ मसल्स इन्वॉल्व हैं, अगर वो मसल वीक हो गई, क्योंकि डिस्ट्रॉफिन जीन है हमारी बॉडी में, ये अगर ये जीन म्यूटेट हो गया तो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी हो जाती है। और ये टाइम के साथ सीवियर होता जाएगा। मतलब जैसे जैसे पर्सन की, अफेक्टेड इंडिविजुअल की एज बढ़ेगी, वो धीरे धीरे कंडीशन जो है वो वर्स होती चली जाएगी। उसको मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी बोलते हैं। ठीक है, थर्ड पे चले। थर्ड कैटेगरी क्या है? थर्ड है हमारे पास एक्स लिंक्ड रिसेसिव। जैसे भी हमने ऑटोसोमल पढ़ा था, अब ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। और एक्स वाला जो क्रोमोसोम है वो मेल फीमेल दोनों में नंबर के हिसाब से अलग अलग है ना। यानी कि मेल होता है तो क्या होता है? एक्स वाई होता है, ऐसे तो बनाते हैं। और फीमेल होता है तो क्या होता है? एक्स एक्स होता है। तो अगर एक्स है वाई है तो ये क्या होगा? नॉर्मल मेल होगा। और अगर एक्स एक्स है तो क्या होगा? नॉर्मल फीमेल होगा। अब एक्स पे मान लीजिए कोई रिसेसिव जीन है, तो एक्स पे रिसेसिव जीन हो गई और वाई हो गया। तो अब ये क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे इस रिसेसिव को सप्रेस करने के लिए कोई डोमिनेंट तो है नहीं, वाई तो उसको सप्रेस करेगा नहीं। वाई के जीन अलग होते हैं, एक्स के अलग होते हैं। आपको मैंने पढ़ाया था ना सेमी हेमीजाइगस। तो जैसे वाई के लिए हेमीजाइगस पढ़ा था, वैसे एक्स में अगर कोई जीन म्यूटेट हो गई तो इसको सप्रेस तो किसी से किया नहीं जाएगा, यानी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। एक्सप्रेस करेगा तो इसका मतलब क्या हो गया? ये अफेक्टेड मेल हो गया, डिजीज्ड मेल हो गया। बट अगर एक एक्स पे मान लीजिए एलील म्यूटेट हुई, दूसरे पे नहीं हुई, तो अब क्योंकि ये रिसेसिव एलील म्यूटेट हुई है तो यहाँ पे डोमिनेंट वाली इसको सप्रेस करके रखेगी, तो ये क्या बन जाएगा? कैरियर फीमेल बन जाएगा। मेल कैरियर नहीं हो सकता, फीमेल कैरियर हो सकती है। फीमेल में डिजीज होने के लिए हमको क्या चाहिए? होमोजाइगस स्टेट में म्यूटेंट जीन चाहिए। तो ये अफेक्टेड फीमेल हो गया। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। मैं आपको ये सारी चीजें पहले भी समझाया है, फिर भी अगर कोई डाउट है तो कोई बात नहीं,
आप दोबारा समझ लो, है ना। सर ये मेल दोबारा बता देना हाँ अफेक्टेड के। ठीक है, एक्स वाई और एक्सेस तो क्लियर है, इनमें तो किसी को कोई डाउट आएगा नहीं, सीधी सी बात है ना। यस सर। बाकी पे चलते हैं। बाकी पे अगर हम बात करें तो ये एक्स वाई है। अब मान लीजिए जैसे मैं ये एक्स वाई क्रोमोसोम बना रहा हूँ, यहाँ पे एक जीन है ए। अब ये जीन ए है या स्मॉल ए, कुछ भी लिख लीजिए, रिसेसिव है तो मैं स्मॉल से लिख दे रहा हूँ। अब इस ए को मैंने म्यूटेट कर दिया, ये म्यूटेटेड जीन हो गई। तो इस ए को एक्सप्रेस अगर नहीं होने देना तो आपको यहाँ पे कैपिटल ए चाहिए होगा ना, क्योंकि डोमिनेंट जो है वो रिसेसिव को छुपा के रखता है। आपने मेंडलिज्म में यही पढ़ा शुरू में। लेकिन यहाँ पे तो कैपिटल ए आएगा नहीं, क्योंकि ये क्रोमोसोम तो अलग है पूरा, ये क्रोमोसोम तो वाई क्रोमोसोम है। तो यानी कि इस रिसेसिव जीन को हिडन रखने के लिए कोई है ही नहीं। तो रिसेसिव जीन अगर किसी से सप्रेस होगी नहीं तो इसका मतलब ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगी। अगर अपने आप को एक्सप्रेस करेगी तो इसका मतलब मेल कैसे हो जाएंगे, डिजीज्ड हो जाएंगे। आ रही है बात समझ में? यस सर। आप कैपिटल ए स्मॉल ए लिखते और मैं कहता कि स्मॉल ए को मैंने म्यूटेट कर दिया, तो इसका एक्सप्रेशन कैपिटल ए के हिसाब से आ रहा है ना। ऑल्दो ये म्यूटेशन है, लेकिन ये म्यूटेशन नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल ए स्मॉल ए स्टार को सप्रेस करके रखा है। बट अगर यहाँ पे कैपिटल ए होता ही नहीं, खाली है ये, अब तो इस स्मॉल ए अपना एक्सप्रेशन करेगा ना, ये किसी से सप्रेस तो हो ही नहीं रहा। अगर सप्रेस नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये डिजीज को शो करेगा, म्यूटेशन हुआ है तो लीथल या कोई भी केस जो भी आप पढ़ोगे आगे वो आएगा ही आएगा। तो यानी मेल हमेशा अफेक्टेड होगा या नॉर्मल होगा। अब अगर यही चीज इमेजिन करो कि मान लीजिए ये सिचुएशन होती कि यहाँ पे ए स्टार है और यहाँ पे कैपिटल ए है फीमेल में, क्योंकि फीमेल में तो दोनों एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो यहाँ पे स्मॉल ए है तो यहाँ पे कैपिटल ए आ गया। स्मॉल ए कैपिटल ए है तो यानी कि कैपिटल ए के हिसाब से एक्सप्रेशन आएगा। ए वाले को अगर आपने म्यूटेट भी कर दिया तो भी कैपिटल ए के हिसाब से आएगा। तो यानी कि ये क्या बन गया, ये तो कैरियर बन गया। इस ए स्टार स्मॉल ए स्टार एलील तो है लेकिन एक्सप्रेस नहीं करेगा, बिकॉज कैपिटल ए डोमिनेंट एलील है और वो रिसेसिव वाले को एक्सप्रेस नहीं करने दे रही। यही मेंडलिज्म के आपने लॉ ऑफ डोमिनेंस में पढ़ा था। स्मॉल ए स्टार कब एक्सप्रेस करेगा, जब सिचुएशन ये आएगी कि स्मॉल ए स्टार यहाँ पे भी है, स्मॉल ए स्टार यहाँ पे भी है, होमोजाइगस रिसेसिव सिचुएशन हो। अगर रिसेसिव सिचुएशन होगी तो फिर ये डिजीज हो जाएगी, अफेक्टेड फीमेल बन जाएंगी। तो फीमेल में कैरियर और अफेक्टेड दोनों ऑप्शन है। मेल कभी भी कैरियर नहीं हो सकता। अगर एक्स लिंक्ड है तो मेल कैरियर नहीं हो सकता। अगर ऑटोसोमल होता तो मेल कैरियर होता, क्योंकि ऑटोसोम तो मेल फीमेल दोनों में कॉमन ही होते हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव में तो आपने मेल फीमेल दोनों को कैरियर लिया है ना। एक्स रिसेसिव में आप केवल फीमेल को कैरियर लोगे, मेल को कैरियर नहीं लोगे। और जहां तक पॉपुलेशन की बात है, ह्यूमन पॉपुलेशन के हिसाब से अफेक्टेड फीमेल के चांसेस बहुत कम है। ये चांसेस बहुत कम होते हैं कि दो क्रोमोसोम पे एक ही जगह पे दोनों एलील को एक साथ म्यूटेशन हो जाए। ये बहुत बड़ी बात है नेचर के हिसाब से, कि आपको एक इंडिविजुअल लेना है, उसके दोनों क्रोमोसोम लेने हैं, सेम एलील लेनी है आमने सामने की, होमोजाइगस, और दोनों को एक ही साथ म्यूटेशन हो, तभी तो जाके एक्स स्टार या ए स्टार आएगा, स्मॉल ए स्टार। तो इस बात के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो कैरियर फीमेल मिलेगी आपको, मेल अफेक्टेड मिलेगा। अफेक्टेड फीमेल के चांसेस ह्यूमन पॉपुलेशन में बहुत कम है ना। ओके सर। ठीक है। अब ये जो डॉट लगा है या जो स्टार लगा है वो से आप कुछ भी लिख लो। आपको इसमें 2 एग्जाम्पल पढ़ने हैं, 2 मेन है, आप पढ़ने को तीसरा भी पढ़ सकते हो। देख लेते हैं पहला एग्जाम्पल क्या है। पहला एग्जाम्पल इसमें दे रखा है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक्स रिसेसिव डिसऑर्डर है, स्टार की जगह एच लिख लो। हीमोफिलिक मेल, कैरियर फीमेल, हीमोफिलिक फीमेल, नॉर्मल मेल, नॉर्मल फीमेल, 5 ही पॉसिबिलिटी बन सकती है। हीमोफीलिया में ब्लड क्लॉट नहीं होता तो ब्लीडर्स डिजीज कहलाती है, ब्लीडिंग होती रहेगी कॉन्टिन्यूसली, इसको ब्लीडर्स डिजीज बोलते हैं। और कॉन्टिन्यूस ब्लीडिंग की वजह से डेथ हो सकती है, बट बाय बर्थ नहीं हो रही, तो ये लीथल नहीं है, ये याद रखिएगा, है ना। सर ये कौन सा वाला हीमोफीलिया? अभी हम बात करेंगे उसकी, अभी तो हमने सिर्फ जर्नल हीमोफीलिया लिखा है यहाँ पे, है ना। ठीक है। अब हीमोफीलिया अलग अलग टाइप के हैं, मतलब अगर ब्लीडर से ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा, ब्लड इज अनेबल टू क्लॉट, तो ब्लड क्यों नहीं क्लॉट हो रहा, है ना, अनेबल टू क्लॉट, तो क्लॉट क्यों नहीं हो रहा, उसके 2 टाइप हैं। एक है हीमोफीलिया ए और एक है हीमोफीलिया बी।
पूरा लिख लीजिएगा, ए और बी, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए में क्या होता है, ये लैक ऑफ फैक्टर नंबर 8 है, फैक्टर नंबर 8। फैक्टर नंबर 8 कौन सा होता है, AHG, अगर आपने याद है तो, एंटी हीमोफिलिक ग्लोबिन, AHG, ये फैक्टर नंबर 8 है, प्रोटीन है, प्रोटीन है तो बनाने वाला जीन होगा, तो फैक्टर नंबर 8 को बनाने वाला जीन अगर म्यूटेट हुआ तो हीमोफीलिया ए हो जाएगा। ऐसा ही लैक ऑफ फैक्टर 9 है तो हीमोफीलिया बी होता है। फैक्टर 9 कौन सा है, फैक्टर 9 है हमारा पीटीसी। पीटीसी क्या है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट, पीटीसी। पीटीसी को बनाने वाला जीन अगर म्यूटेट हो गया तो हीमोफीलिया बी। और फैक्टर नंबर 11 जो पीटीए है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, वो अगर उसको बनाने वाला जीन म्यूटेट होगा तो हीमोफीलिया सी होगा। लेकिन सी एक्स रिसेसिव नहीं है, सी ऑटोसोमल रिसेसिव है। सी अगर किसी को हो रहा है तो मेल फीमेल दोनों कैरियर हो जाएंगे, दोनों डिजीज भी हो सकते हैं। बट अगर हीमोफीलिया ए और बी हो रहा है तो मेल या तो डिजीज होगा या नॉर्मल होगा, मेल कैरियर नहीं हो सकता। फीमेल नॉर्मल, कैरियर, डिजीज तीनों हो सकती हैं। हालांकि फीमेल के डिजीज होने के चांसेस पॉपुलेशन में बहुत कम होते हैं। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। फिर आते हैं इनके क्रॉस के क्वेश्चन, वो अपने आप कर लीजिए कि हीमोफिलिक मेल अगर किसी कैरियर फीमेल से क्रॉस करता है तो क्या होगा। ऐसे सारे केस में आपको हीमोफीलिया एक्स रिसेसिव ही लेना है। अगर कभी हीमोफीलिया लिखा हुआ है तो आप ए या बी मान के ही चलोगे, सी वाला नहीं मानोगे। जब तक सी वाला आपसे कहा ना जाए तब तक नहीं मानोगे आप। पूछा जाए कि कौन सा इनमें से एक्स रिसेसिव है तो हीमोफीलिया आंसर होगा। फिर उसमें सी नहीं लेके आओगे, ए और बी लेके आओगे, बिकॉज यही सबसे कॉमन होता है। सर हाँ बेटा, सर हमारे सिलेबस में हीमोफीलिया बी है ना सर? ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। मेरे ख्याल से तो सर्कुलेशन में, जूलॉजी में पढ़ा दिया जाता है। ये ब्लड क्लॉटिंग के फैक्टर तो आपने पढ़े ही है ना। यस सर, हमारे बोलो। सर हमें सेक्स लिंक वाला पढ़ना है हीमोफीलिया सर। सेक्स लिंक वाला तो ये दोनों ही है ना, एक्स लिंक ही सेक्स लिंक हुआ ना, ए भी है, बी भी है। क्रॉस अपने आप कर लो। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि कोई हीमोफिलिक मेल है जो किसी कैरियर से मैट करता है तो क्या बनेगा, अपने आप कर लीजिए। या कोई दो कैरियर हैं, दो कैरियर तो हो ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे या तो हीमोफिलिक मेल आएगा या फिर हीमोफिलिक फीमेल हो सकता है। तो यहाँ पे मेल कैरियर नहीं हो सकता। नॉर्मल मेल ले लीजिए जो किसी हीमोफिलिक कैरियर के साथ मेट करता है तो क्या आएगा। कुछ भी क्वेश्चन की लैंग्वेज ले लीजिए आप। एक नॉर्मल मेल है जो हीमोफिलिक फीमेल के साथ क्रॉस कर रहा है तो क्या आएगा। ऐसे सारे क्वेश्चन निकाल सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। करना मेंडलिज्म के हिसाब से ही। जो क्वीन विक्टोरिया की फैमिली है उसी में सबसे पहले हीमोफीलिया को रिपोर्ट किया गया था। उसका पता पेडिग्री एनालिसिस पब्लिकली दिया गया। अब क्वीन विक्टोरिया में मान लीजिए अगर किसी की शादी हुई भी, प्रिंस की शादी हुई, प्रिंस चार्ल्स की शादी हुई, तो बता दिया जाएगा भाई उनको कि आपके बेबी अगर होगा तो उसके इतने % चांसेस हैं कि वो हीमोफिलिक हो ना। क्योंकि हम निकाल सकते हैं, मान लीजिए प्रिंस चार्ल्स अगर हीमोफिलिक मेल है और वो जिससे भी मैरी करेंगे वो या तो कैरियर होगा या हीमोफिलिक होगा या नॉर्मल होगा। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो ना कि उनके आने वाली जनरेशन में हीमोफिलिया के चांसेस कितने हैं। अब क्योंकि वो भाई क्वीन की फैमिली है तो ऑब्वियस सी बात है कि मैरिज भी हो गई, आने वाली जनरेशन भी आ जाएगी। अगर मान भी लूँ कि हीमोफिलिक वाला कोई केस आ भी जाए तो भी इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि भाई चोट ना लगे, पूरी लाइफ में ब्लीडिंग ना हो पाए। अगर हो भी रही है तो मेडिकल साइंस तो है ही ना, ब्लड को रोकने के लिए, ब्लड को क्लॉट करने के और भी तरीके हैं। जरूरी थोड़ा है कि अपने आप क्लॉट करे, आर्टिफिशियली क्लॉट करा दिया जाए। ठीक है, ये पहला केस हो गया। दूसरा डिजीज सेम है, आप एच की जगह सी लिख लो, कलर ब्लाइंडनेस। सर हाँ बोलो बेटा। सर आपने बताया था कि जो फीमेल अफेक्टेड हो उसके बहुत कम चांसेस हैं। हाँ हाँ तो सर फर्स्ट क्रॉस तो क्वेश्चन में तो कह ही सकते हैं ना, आपके लिए क्वेश्चन में सब पॉसिबल है ना। नीट की लैंग्वेज ही तो है, कौन सा बच्चे पैदा करके देखने जा रहे हैं कि हीमोफीलिया में हो भी रहा है या नहीं हो रहा। वो तो एक क्वेश्चन है।
कि अगर हीमोफिलिक वुमेन है वो किसी नॉर्मल मेल से मैरी करती है तो क्या चांसेस हैं आने वाली प्रोजेनी में हीमोफिलिया होने के। तो आपको तो प्रोबेबिलिटी रूल लगा के कैलकुलेट करना है, आंसर करना है बस। सर ऐसा एक्चुअल में नहीं होता। हाँ, मैं अकरेंस के हिसाब से पॉपुलेशन में कम है। अगर हीमोफिलिक फीमेल को ढूंढने जाओगे तो बहुत रेयर मिलेगा, हजारों में से कोई एक मिली तो मिली, वरना शायद नहीं मिली। ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस की बात करें तो बस इसमें आपको पता ही है कि पर्सन इज अनेबल टू डिस्टिंग्विश रेड एंड ग्रीन कलर, है ना, रेड और ग्रीन कलर के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, है ना। डीएल बनवाओ तो कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट किया जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस। पर्सन्स आर अनेबल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी रेड और ग्रीन कलर की जो आई में कोन्स होती हैं, आई का डायग्राम भी जूलॉजी में पढ़ा होगा, तो उसमें रेड और ग्रीन कलर की कोन्स होती है ना, रॉड्स एंड कोन्स, आपको आई के डायग्राम में पढ़ाया गया होगा कभी। तो रॉड एंड कोन्स में हमारी कुछ रेड कलर की कोन्स होती हैं, कुछ ग्रीन कलर की कोन होती हैं। अगर वो डिफेक्टिव हैं तो हम रेड और ग्रीन कलर को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, हमें रेड और ग्रीन एक ही जैसा दिखाई देगा, है ना, ग्रीन रेड के जैसा या रेड ग्रीन के जैसा, जो समझना चाहो आप कर लो, है ना। ये भी अगर कहा जाए तो मेल्स में ज़्यादा कॉमन है, 0 यानी 8% मेल्स के अंदर ये डिजीज़ है, और फीमेल में तो केवल 0.4% ये डिजीज़ है, यानी फीमेल में ये भी रेयर है एज कम्पेयर टू फीमेल के कलर ब्लाइंड होने के चांसेस जो है वो बहुत कम आएंगे। क्रॉसेस वैसे ही होने हैं, सर बस मेल आप में कितने हैं? 8%, 8 XY होगा, XX फीमेल होगा, में सिर्फ 0.4 है। हाँ 0.4 है, 0.4। बस सी लिख लो, XCY है तो ये कलर ब्लाइंड, COLOUR, कलर ब्लाइंड मेल हो गया। अगर XCX है तो ये कलर ब्लाइंड कैरियर फीमेल हो गया, और अगर XCXC लिखा हुआ है तो ये कलर ब्लाइंड फीमेल हो गया। क्रॉसेस तो वैसे ही बनेंगे ना, वो तो इसीलिए तो आपको मैंने कैटेगरी के हिसाब से समझाया कि कैटेगरी इंपॉर्टेंट है। कैटेगरी है एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक्स लिंक्ड रिसेसिव में चाहे कलर ब्लाइंडनेस का क्रॉस कर लो या हीमोफीलिया का कर लो, या भी हम तीसरा नाम भी पढ़ेंगे वो भी कर लो, सब एक जैसे आएंगे। बोलो सर ये 8% टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में लिया ना? हाँ, टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन, टोटल वर्ल्ड मेल पॉपुलेशन में 8% मेल कलर ब्लाइंडनेस है, टोटल वर्ल्ड में फीमेल पॉपुलेशन में 0.4% फीमेल कलर ब्लाइंडनेस को शो करती है। ठीक है। यस सर। एक तीसरा नाम भी बुक में दिया हुआ है, एक बार नीट में भी पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट भी है। दिस इज कॉल्ड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। अभी आपने जो पढ़ा था वो मायोटॉनिक था, ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। ये डिफरेंस याद रखिएगा, दोनों MD हैं, शॉर्ट में लिखोगे, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड मायोटॉनिक डिस्ट्रॉफी। तो जो मायोटॉनिक डिस्ट्रॉफी है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, और जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। तो ये जरूर याद रखिएगा, सिर्फ इसका नाम याद रखना है आपको, है ना। यहाँ पे बस की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कहा जाए तो जो गर्डल मसल्स होती हैं, पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल, जू में आप ऑलरेडी पढ़ते ही हैं, तो जो गर्डल मसल्स हैं केवल वो वीक होती हैं, वीकनेस ऑफ गर्डल मसल्स। तो पर्सन जो होगा वो चल फिर नहीं पाएगा 5 साल तक, जो अगर देखा जाए तो वो बेसिकली जो है वो थोड़ा बहुत चलेगा, 12 साल तक तो वो बिल्कुल चलना फिरना बंद कर देगा, 20 से 30 साल के अंदर की एज पे जब वो पहुंचेगा तो उसकी डेथ हो ही जाएगी। अगर टाइम के हिसाब से ये वीकनेस जो है बढ़ती जाएगी तो आपके हाथ और पैर का मूवमेंट बिल्कुल तरीके से रुक जाएगा। पेल्विक गर्डल, पेक्टोरल गर्डल दोनों में मसल्स होती हैं, तो कॉमन वर्ड दे दिया गया गर्डल मसल्स। इंपॉर्टेंट जो पूछा गया नीट में वो ये कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी किस कैटेगरी में आती है, तो आपको ये याद रखना है कि ये एक्स रिसेसिव में है ना। हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये तीनों ही ऑल ऑफ द अबव करके क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये तीनों ही जो है वो सेक्स लिंक्ड या एक्स लिंक्ड रिसेसिव में आती है, ये याद रखना है। डन। यस सर। फिनिश करते हैं चौथा वाला भी, ताकि हमारा मेंडेलियन सारा खत्म हो जाए। चौथे का दूर दूर तक एनसीईआरटी में कुछ नहीं दे रखा, बट क्योंकि आपने 3 कैटेगरी पढ़ी है तो चौथी भी पढ़ लो, है ना। जैसे आपने
एक्स लिंक्ड रिसेसिव पढ़ा, वैसे एक्स लिंक्ड डोमिनेंट भी हो सकता है, हालांकि ये एनसीईआरटी में कहीं नहीं दिया हुआ है, ना कभी पूछा गया एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर। बस इसमें एग्जाम्पल याद करना है, बाय इंटरेस्ट या बाय कंपैरिजन याद कर लीजिए। इसको नाम दिया गया है एक्स लिंक्ड विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स। मेडिकल साइंस में इसको बोलते हैं हाइपोफॉस्फेटीमिया। इस नाम से ज्यादा जाना जाता है। मतलब रिकेट्स आपने पढ़ा होगा, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है, और यहाँ क्या है कि आप विटामिन डी ले भी रहे हो तब भी आपको जो है वो रिकेट्स के सिम्टम आ रहे हैं, और उसका रीजन ये है कि विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन बॉडी में नहीं हो रहा। आप विटामिन डी के सैशे तो खूब लिए जा रहे हो, और जब टेस्ट करा रहे हो तब विटामिन डी इनसफिशिएंट या डिफिशियंसी या लिख के आ रहा है। तो क्योंकि आपकी बॉडी में विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, इसलिए रिकेट्स के सिम्टम आएंगे, ऑल्दो बाय कॉन्सेंट्रेशन विटामिन डी बॉडी में कम नहीं है। इस डिजीज को बोलते हैं एक्स लिंक्ड विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स। और विटामिन डी अगर बॉडी में नहीं मिलेगा तो क्या होगा? बोन डिफॉर्मिटी होगी, आपके पैर आड़े तिरछे हो जाएंगे, बो लेग्डनेस बोलते हैं। जब पर्सन खड़े होते हैं ना तो पैर ऐसे मुड़ जाते हैं गोलाई में, धनुष के जैसे। टीबियो फिबुला जब आप देखोगे अपनी बॉडी में तो वो आपको धनुष के जैसी नजर आएंगी। टीबिया अलग, फिबुला अलग, और बो यानी कि इस टाइप का स्ट्रक्चर बन गया। बोन डिफॉर्मिटी है एक तरीके की, हड्डियां डेवलप नहीं हो पा रही। दिस इज ऑल अबाउट द मेंडेलियन इनहेरिटेंस। इसमें कोई कैरियर नहीं होगा ना इसमें? सब डोमिनेंट में कैरियर का पॉसिबिलिटी नहीं है। डोमिनेंट तो हमेशा हर जनरेशन में आना ही आना है, चाहे होमोजाइगोस हो चाहे हेटेरोजाइगोस हो, तो कैरियर क्यों आएगा? चाहे ऑटोसोमल हो चाहे ये वाला हो। मतलब बहुत पेडिग्री, नो डाउट अभी भी बहुत से स्टूडेंट को लगता है पेडिग्री सॉल्व करना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा भी सोचोगे, जितने कॉन्सेप्ट आपने इस चैप्टर में पढ़े हैं, टाइम लगेगा लेकिन सॉल्व हो जाएगी। टाइम है या नहीं है वो डिपेंड करता है। नीट के एग्जाम में आपके पास कितना टाइम है, आप एक फिजिक्स का क्वेश्चन करो या एक पेडिग्री सॉल्व करो, 4 नंबर दोनों से मिलने हैं। या आपका अपना कॉन्फिडेंस है कि आपको लगता है कि मैं फिजिक्स को सॉल्व कर सकता हूँ या मैं पेडिग्री सॉल्व कर सकता हूँ। सॉल्व करने वाले पेडिग्री का क्वेश्चन अगर नीट में आए तो उसे सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करिए, व्हेन यू हैव इनफ टाइम, एक्स्ट्रा टाइम बेसिकली, क्योंकि इट विल टेक टाइम। सीधी सी बात है कि वो टाइम लेगा ही लेगा, वो जल्दी नहीं हो सकता। एक पेडिग्री को सॉल्व करने में 2-3 मिनट लग सकते हैं आपको, नॉर्मली इतना टाइम आप फिजिक्स के क्वेश्चन को देते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द मेंडेलियन इनहेरिटेंस। इन सब में कॉमन ये है कि हम डोमिनेंस, सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सब अप्लाई कर सकते हैं। जो भी मेंडेलियन जेनेटिक्स आपने पढ़ी है वो अप्लाई होगी और इसीलिए इनकी पेडिग्री भी बनेगी। बोलो बेटा। सर टेस्ट के 2 डाउट। हाँ बोलो बोलो। क्वेश्चन हाँ बताओ बोलो। क्रोमोसोम आर नोन एज, इसका ऑप्शन था सेक्स क्रोमोसोम और एलोसोम दोनों था। और स्टेटमेंट में क्या था? 23rd पेयर ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम आर नोन एज। 23 पेयर ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम है तो आप इसको सेक्स क्रोमोसोम लिख दो। वैसे तो दोनों बातें देखो एक ही हैं, इस क्वेश्चन को देना नहीं चाहिए, लेकिन अगर एलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम दिया हुआ है तो ह्यूमन में क्योंकि एक्स और वाई सेक्स को डिटरमाइन करते हैं, डिफरेंट तो है ही लेकिन डिफरेंट में ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये सेक्स को डिफरेंशिएट करते हैं, इसीलिए बेटर ये है कि आप इनको सेक्स क्रोमोसोम का आंसर मान के करो। phenotype of an individual is result of, so इसका सीधा आंसर आपकी वॉइस में डिस्टरबेंस बहुत आ रहा है। ठीक काम नहीं कर रहा। हाँ बोलो, फिर से बोलो, एक बार और ट्राई करो। क्या सभी आ रहे? हाँ phenotype of an individual is the result of। ठीक है, ऑप्शन फिनोटाइप अगर रिजल्ट किसी इंडिविजुअल का है तो जीनोटाइप का ही आएगा। एवरी जीनोटाइप हैड इज करस्पॉन्डिंग फिनोटाइप। बाकी ऑप्शन बता दो मुझे, कुछ और निकल के आ सकता है इस क्वेश्चन में। ये है एनवायरमेंटल चेंजेस इन सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म,
बी है जीनोटाइप एंड एनवायरमेंटल इंटरेक्शन, हम्म सी साइटोप्लाज्मिक इफेक्ट एंड न्यूट्रिशन, डी हम्म म्यूटेशन एंड लिंकेज। तो इसमें दो ऑप्शन, मतलब जो सेकंड ऑप्शन है वो ज्यादा वैलिड है, क्योंकि जीनोटाइप का तो फिनोटाइप होता ही है, बट कई बार जीन्स की जगह जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जैसे आपने पढ़ा था, वहाँ इन्वायरमेंटल फैक्टर भी इस चीज को गवर्न करते हैं, तो इसमें जीनोटाइप और एनवायरमेंट वाला जो ऑप्शन है वो आएगा। सर फर्स्ट नहीं हो सकता, एनवायरमेंटल चेंजेस एंड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म? वो चीज केवल तब है जब आप मेंडेलियन करेक्टर लाओगे, जहाँ पे भी आप क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस ले आओगे वहां पे वो बात आएगी नहीं, और ऐसा तो कुछ कहा नहीं गया, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों इनहेरिटेंस बॉडी में होते हैं। तो इसका मतलब है कि जैसे आप ह्यूमन स्किन कलर का ही ले लो, तो आपको बताया, तो मैंने अभी भी बताया, ठीक है कि मेलानिन को बनाने वाला जीन है, डोमिनेंट स्टेज में है, तो मेलानिन बनेगा ही बनेगा, लेकिन अगर सनलाइट नहीं है तब भी तो नहीं बनेगा। केवल जीन के डोमिनेंट होने से ब्लैक कलर थोड़ा आएगा, आपको सेम टाइम पे सनलाइट भी चाहिए, हाई लाइट इंटेंसिटी चाहिए, तो मेलानिन ज्यादा बनेगा, और लाइट इंटेंसिटी इन्वायरमेंटल फैक्टर है, बायोलॉजिकल कंपोनेंट तो है नहीं। और ऐसा ऐसे प्लांट हाइट भी है, ऐसे मान लीजिए, और भी आपने जितने भी आपने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पढ़े हैं, बिकॉज ऑफ पॉलीजेनिक इन्वायरमेंटल रेगुलेशन हो गई होगा। पॉलीजेनिक का कैरेक्टर का मतलब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि इट इज यूजुअली अफेक्टेड बाय द एनवायरमेंटल चेंजेस। ये लाइन आपको मैंने पॉलीजेनिक में करा रखा है। सर एक क्वेश्चन लास्ट टेस्ट से रिपीट हुआ था सर, लास्ट टेस्ट में सर उसका आंसर शायद गलत था, तो मैं सोचा सही हो गया होगा इस बार, तो मैंने फिर से सही ऑप्शन पे करेक्ट टिक करा और फिर से गलत हो गया। अच्छा, कौन सा क्वेश्चन था ऐसा? सर क्रॉस वाला था, मैंने भेजा भी था लास्ट वीक आपको। एक बार और प्लीज भेज देना मुझे, कई बार होता है कि मुझे नहीं याद रहता, या मैं रात में ही फोन देखूंगा जाके टेलीग्राम वाला जो है, ठीक है सर, मैं तो भेज दूँ। एक बार और भेज देना, मैं कोशिश करूंगा कि उसको ठीक करके आपको बताऊं। वो ठीक है, ड्रोसोफिला वाला क्वेश्चन था क्या? ड्रोसोफिला वाला कौन सा? ड्रोसोफिला में जो क्रॉस ए क्रॉस भी बने हुए हैं। ये सर उसमें क्रॉस दे रखा सर है क्वेश्चन वाइट। सर मैं क्वेश्चन नंबर 125 की बात कर रहा हूँ। पेपर भी नहीं है मेरे पास राइट नाउ। चलो आप एक बार मुझे और भेज देना, मैं कोशिश करूंगा कि रात में सॉल्व करके आपको दोबारा उसी को टेलीग्राम पे रिप्लाई कर दूं। ठीक है, सर नेक्स्ट मेरा भी क्लास एक में। क्वेश्चन हाँ है बोलो बोलो बोलो, बिल्कुल अगर सर। हो इसमें ये सकता है तो। ड्रोसोफिला का क्रॉस क्रॉस है जिसमें हम्म वाइट आइड फीमेल है और रेड आई मेल है, तो हम्म इसमें बोला है फीमेल ऑफ स्प्रिंग विथ फिर रेड आई कलर का परसेंटेज क्या है? अब वो तो क्योंकि ये वाला इस टाइप के जितने भी क्रॉस हैं ये एनसीईआरटी का ही क्रॉस है, मतलब इसमें आपको कुछ भी बाहर का नहीं करना। आप एनसीईआरटी वाले क्रॉस में देखो, एनसीईआरटी में क्योंकि पूरा क्रॉस बना होगा, मैं बनाऊंगा तो बहुत टाइम लग सर जाएगा। उस इसका क्रॉस आंसर में फीमेल देख लो, एक्स 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 वाले में कितना आ रहा है, वाई वाला छोड़ देना। ओके। है ना, ये निकल आएगा, ये बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी बाहर का नहीं है। एनसीईआरटी के क्रॉस में आप वो देखो जहाँ एक्स एक्स क्रोमोसोम बने हैं और जहाँ पे ट्रेट कंसिडर किया गया है वो दे रखा है, तो प्रोबेबिलिटी या परसेंटेज आप आसानी से निकाल लोगे। ओके ठीक है, चलो फिर, है ना, क्वेश्चन भेज देना, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा। फिलहाल के लिए मैं एंड कर देता हूँ।